लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रिंस जी जो कि थर्ड प्रिंस है, जो कि मी से शादी करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाता है, जबकि आंटी और मी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तो वहाँ पर उसके नौकरानियों से कहती है, प्रिंस जी तुम्हें इसको अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इस लड़की को टच नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस लड़की को लेकर आती हूँ। प्रिंस जी भी ठरकियों की तरह उसे कहता है, हाँ फिर जल्दी से इसे लेकर आना, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। तो मी भी वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। जबकि वो नौकरानियों से खींच रही होती है और कहती है, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी किस्मत की बात है कि तुम्हारी शादी हमारे प्रिंस जी के साथ होने वाली है, तुम एक प्रिंसेस बन जाओगी। तो एक तरफ से वो बुढ़िया उसके हाथ को खींच रही होती है, जबकि दूसरी तरफ से उसने आंटी का हाथ पकड़ा होता है। आंटी भी उसके साथ ही आगे की तरफ खींची जा रही होती है। वो उसे कहती है, आंटी प्लीज मुझे पकड़ो, मुझे नहीं जाना। लेकिन उसके हाथ से आंटी का हाथ छूट जाता है, जिसकी वजह से मी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो रोना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही वो कहती है, मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, और वहीं पर वो अपनी डीमन पावर्स को रिलीज कर देती है। जबकि वो मोटी औरत उसे कह रही होती है, चलो चुपचाप मेरे साथ आओ, बहुत ही जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी, और शादी का टाइम भी निकलता जा रहा है। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखती है, क्योंकि उसे बहुत ही कोल्ड हो रहा महसूस होता है, वो पीछे देखती है तो मी वहाँ पर एक डीमन बन चुकी होती है और वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। तो वो बुढ़िया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, ये तो एक मॉन्स्टर है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उसी वक्त मिया अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और उस बुढ़िया को वहीं पर मार देती है। और उसके बाद वो बाकी सभी लोगों की तरफ देखती है, वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो मिया आंटी से कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और बड़ी स्पीड से वहाँ से भागकर बाहर जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त गार्ड्स अपने बालों को उनके सामने निकाल लेते हैं। प्रिंस भी उन लोगों से कहता है, इस लड़की को यहाँ से जाने मत देना, ये एक मॉन्स्टर है, इस मॉन्स्टर को यहीं पर मार डालो। सभी गार्ड्स अपने बालों को सामने करते हुए इसके रास्ते को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। जबकि साइड के ऊपर से जैक उस लड़की के ऊपर अटैक करता है, यानी मी के ऊपर अटैक करता है। अटैक करके उसे वहीं पर जख्मी करके नीचे गिरा देता है। प्रिंस से कहता है, श्योर हाइनेस, तो अब मुझे बताओ कि तुम इस लड़की के साथ क्या करना चाहते हो। प्रिंस से कहता है, ये तो एक मॉन्स्टर है, ये तो बहुत ही बुरी किस्मत है, मैं इससे शादी करने वाला था, चलो जल्दी से इस लड़की को यहीं पर मार डालो। हमारा शाह वहीं पर पहुंच जाता है। वो छत के ऊपर खड़ा होकर उन लोगों से कहता है, जरा कोशिश करके तो देखो, तुम में से जो भी से मारने के लिए आगे बढ़ेगा वो सबसे पहले मरेगा। प्रिंस भी उसकी तरफ देखता और कहता है, शाओ शुई, तुम फिर से यहाँ पर मेरे रास्ते में आ रहे हो, लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ बुरा किया था। तुम्हारा शाओ गुस्से के साथ जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरता है, उन सारे गार्ड्स के बालों के ऊपर किक मारता है और उन सभी के बालों को तोड़ देता है। उन सभी के बालों को तोड़ने के बाद वो मी से कहता है, मी क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। साथ ही मी रोना शुरू कर देती है और कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अपना ये वाला रूप लेना पड़ा। याओ से कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ये सब कुछ नहीं चाहती थी, सब कुछ इन सभी लोगों की वजह से हुआ है, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रिंस जी अपने गार्ड से कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इन दोनों को मार डालो। याओ शुई से कहता है, तुम सभी लोगों को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तुम सभी लोग कमजोर हो। तो वो सारे गार्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी वक्त फी चैंग ऊपर से जंप करते हुए नीचे उतरता है और अपने बाले के साथ उन सभी के ऊपर अटैक करता है। तो वो 3-4 को वहीं पर पीछे की तरफ गिरा देता है। वो सभी लोग वहाँ पर गिर जाते हैं। यहीं पर क्लाउड वन भी आ जाता है। क्लाउड वन में सभी के ऊपर अटैक करता है और कहता है, मेरे ब्रदर तुम यहाँ पर मेरे बिना कैसे फाइट कर सकते हो, मेरा इंतजार तो कर ही सकते थे, मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ। और वो दोनों भागते हुए जाकर शाओ के साथ खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा शाओ उन दोनों से कहता है, ब्रदर तुम दोनों को यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, मेरा इस प्रिंस के साथ पहले से एक झगड़ा चल रहा है और जो यहाँ पर मेरा पर्सनल मैटर है, तो मुझे यहाँ पर इनसे फाइट करने दो। तो प्रिंस जियो से कहता है, तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? शाओ से कहता है, तुम्हारा फादर क्योंकि एक प्रिंस है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऐसी सजा दूंगा जिसके बाद तुम हमेशा मुझे याद रखोगे। आज तुम सभी लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले कभी हुआ करता था, अब मैं तुम सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। भी उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, हाँ इसे देखकर ही महसूस हो रहा है कि ये काफी ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसका ऑरा भी बदल चुका है। तो शाओ का कजन शाओलिन भी यहीं पर होता है। शाओलिन उसे कहता है, ब्रदर जी मुझे लगता है कि लॉन्ग फैमिली के फैलन होने के बाद, यानी कि लॉन्ग फैमिली के जो ग्रैंडपा थे को जनरल की पोजीशन के ऊपर से हटा दिया गया है, इसी वजह से लॉन्ग फैमिली अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, यहाँ पर इनकी फैमिली से डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही शाओलिन सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि हमें इस लड़की को यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहिए। अगर हम इसे गुस्सा दिलाते हैं और जो यहाँ पर किसी की जान ले लेता है तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन से निकलना। ये तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर ये यहाँ पर प्रिंस जी को मार डालता है, इसके फादर इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। प्रिंस जी भी अपने दोस्तों की बातें सुनने के बाद बहुत सा गुस्सा हो जाता है और चलाकर उसे कहता है, चलो फिर देखते हैं कि आज तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम हमें मार सकते हो या नहीं। आज हम लोग भी देख लेते हैं कि हमारे गार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उनके साथ एक लड़की होती है, वो भी अपने साथियों से कहती है, चलो जल्दी से अपने सारे के सारे गार्ड्स को यहीं पर बुला लो। और वो सारे गार्ड्स भागते हुए जल्दी से अंदर आ जाते हैं। शाओलिन यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा है। शाओलिन कहता है, शाओ शुई चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इन सारे गार्ड्स को मार डालो। इन सारे गार्ड्स के साथ
साथ साथ अगर तुम प्रिंस जी को भी मार देते हो तो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जाओ उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि मैं किसी प्रिंस जी को नहीं मार सकता, और वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है, जबकि वो गार्ड्स अपने प्रिंस जी को वहाँ पर बचा रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं प्रिंस जी तुम हमारे पीछे ही रहना। जाओ जल्दी से जाम करते हुए दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक करता है और दोनों गार्ड्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उसका पंच सीधा प्रिंस जी के मुंह के करीब पहुंच जाता है। प्रिंस जी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोच रहा होता है मेरे पास जो गार्ड्स है ये सारे के सारे मीडियम लेवल के जनरल्स थे, लेकिन इस लड़के ने एक ही पंच के साथ दोनों को हरा दिया और अब ये मेरे करीब पहुंच चुका है। अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है। तो जाओ उससे कहता है अब जल्दी से अपने सारे के सारे हेल्पर्स को जहाँ पर बुला लो क्योंकि मैं सभी को मार दूंगा। तो प्रिंस बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो पीछे अपने दोस्त जाओलिन की तरफ देखता है। वो उसे कहता है जाओलिन मेरी मदद करो, लेकिन जाओलिन वहाँ से घबरा कर भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता होता है अगली बारी उसकी होने वाली है। उसे कहता है तुमने तो कहा था कि ये सारे तुम्हारे दोस्त है, लेकिन ये तो यहाँ से डर कर भाग रहे हैं। हमारा जाओ अपनी फोर्स को रिलीज करता है और उसकी फोर्स का टाइगर प्रिंस जी के ऊपर अटैक करता है, जिससे प्रिंस जी पीछे की तरफ गिर जाता है। प्रिंस जी के गिरने के बाद हमारा जाओ जल्दी से जाम करते हुए जाओलिन के सामने चला जाता है और उसे कहता है तुम कहाँ पर भाग कर जा रही हो, जहाँ से आज कोई भी भाग कर नहीं जा सकता। तो जाओलिन बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हमारा जाओ से एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो उड़ता हुआ फिर से वापस जाकर गिरता है। उनके साथ जो दूसरी लड़की होती है और साथ में जैक, वो दोनों ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, हमें छोड़ दो। जबकि वो लड़कियों से कह रही होती है मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं तो इनके साथ वैसी आई थी। जाओ जल्दी से आगे बढ़ता है, सबसे पहले उसी लड़की के मुंह के ऊपर जबरदस्त थप्पड़ मारता और कहता है लास्ट टाइम भी तुमने बिल्कुल ऐसे ही कहा था कि तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिर वो भागते हुए जैक की तरफ आगे बढ़ता है और जैक को भी जबरदस्त पंच मारता है जिससे जैक भी वहाँ पर नीचे गिर जाता है। हमारे जाओ ने जहाँ पर इन चारों को नीचे गिरा लिया है। चारों को जख्मी करने के बाद जब वो चारों जहाँ से भागकर नहीं जा सकते, उसके बाद सबसे पहले वो जाओलिन की तरफ आगे बढ़ता है। प्रिंस जी जो कि दीवार के साथ लगा वहाँ पर घबरा कर खड़ा होता है। वो उसे कहता है जाओ तुम हम सभी लोगों के साथ क्या करने वाले हो। उसे कहता है अब जरा चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो और देखते रहो कि मैं क्या करने वाला हूँ। और वो जाकर जाओलिन को उसके चेहरे से पकड़ता है और ऊपर उठा लेता है। तुम्हारा जाओ उसको उसके चेहरे के ऊपर हाथ रखकर उसको ऊपर उठाया होता है और उसे कहता है जाओलिन क्या तुम्हें याद है कि जब हम तो लोग छोटे हुआ करते थे तब से तुम मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करते आए हो, तुम मुझे हमेशा बुली करते थे और मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। आज मैं यहाँ पर उन सभी बुरे बर्ताव का बदला लेने वाला हूँ। और साथ ही वो उसका एक एक बाजू करके तोड़ना स्टार्ट करता है। वो उसके दोनों बाजुओं को तोड़ता है, फिर साथ ही उसकी दोनों टांगों को भी तोड़ देता है और उसे वहीं पर नीचे फेंक देता है। बाकी के तीनों ये देखकर बहुत सा घबरा जाते हैं। चलिए प्रिंस जीबो कहता है तुमने क्या कर दिया जाओ, ये तुम्हारा कजन ब्रदर था और तुमने इसके दोनों बाजू दोनों टांगे तोड़ दी। जाओ जी उसको मारने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ता है। जाओ दूसरे नंबर पर प्रिंस जी की तरफ आगे बढ़ता है जो कि दीवार के साथ लगा घबरा रहा होता है। चलाकर उसे कहता है तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते, तुम्हें पता है ना कि मेरे फादर कौन है, मेरे फादर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जैक भी उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे फादर कौन है, मेरे फादर एक मिनिस्टर है, वो लॉ मिनिस्टर है और अगर तुमने यहाँ पर हमें मार दिया तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लॉन्ग फैमिली प्रोटेक्ट कर सकती है क्योंकि लॉन्ग फैमिली के पास अब वो पावर नहीं रही कि वो तुम्हें बचा सकेंगे। जाओ उनसे कहता है बस देखते जाओ कि आगे क्या होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली से या फिर तुम्हारे बाप से डरता हूँ। तो हमारा जाओ प्रिंस जी के पास जाता है, उसके सर से पकड़ता है और कहता है तुम तो वाकई में एक बहुत ही बेकार प्रिंस हो। और उसके बाजू को पकड़ते हुए उसके मुलाई के पास से उसके बाजू को वहाँ पर तोड़ देता है। वो उसके हाथ बाजू की हड्डी को तोड़ देता है ताकि उसका हाथ बिल्कुल डिसेबल हो जाए। उसने यहाँ पर प्रिंस जी को ज्यादा सजा नहीं दी क्योंकि वो एक प्रिंस है इसी वजह से। तो उसके हाथ को तोड़ने के बाद वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उससे कहती है प्लीज हमें जाने दो, मेरा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा निर्दोष हूँ। जाओ से कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना, लास्ट टाइम भी तुमने बिल्कुल ऐसा ही कहा था, तुम यहाँ पर मेरी माँ को पहचान रही हो। लास्ट टाइम तुम लोग तुम्हारे साथ कुछ और लोग थे, तुम सभी लोगों ने मिलकर मेरी माँ को तकरीबन मार ही दिया था। मैंने अभी तक इस बात का बदला भी नहीं लिया और लास्ट टाइम लोगों ने जो कुछ भी किया था उसका बदला लेना भी अभी बाकी है। यानी तुम्हारी इस बात से क्या दुश्मनी है, तुम हर बार यहाँ पर मेरी माँ के साथ सब कुछ करने के लिए चली आती हो। तुमने उस वक्त मेरी माँ को रोते हुए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा था जब मेरी माँ कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। शाम आगे बढ़ता है और उस लड़की के घुटने के ऊपर अपना पाँव जोर से मारता है जिसकी वजह से उस बेचारे का घुटना टूट जाता है और वो भी अपाहिज हो जाती है। तीनों के बाद अब यहाँ पर जैक की बारी होती है। जाओ कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, चलो अब तुम्हारी बारी। और मैं जाओ जल्दी से भागता हुआ जैक के पीछे जाता है। जैक भागने की कोशिश कर रहा होता है। जाओ कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे भी बाजू तोड़ने वाला हूँ ताकि तुम आज के बाद कोई बुरा काम ना कर सको। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है ताकि उसके दोनों बाजुओं को तोड़ सके। तो प्रिंस जी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर मेरा हाथ तोड़ दिया, तुमने बदला ले लिया, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर से कैसे जाने दोगे, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा। जाओ उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर दूंगा, तुम्हें सजा मिल चुकी है, लेकिन माफी हासिल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर मेरी माँ से माफी मांगना होगी। चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, इसके सामने अपना सर झुकाओ और माफी की भीख मांगो। तो मेरी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो प्रिंस जी जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है। जाओ की माँ के सामने अपना सर झुकाकर उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो आंटी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। उसी वक्त मिमी भागते हुए हमारे जाओ के पास आ जाती है। जाओ से कहती है जाओ मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज मुझे अपने साथ यहाँ से कहीं दूर ले चलो। उसे कहता हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम इन लोगों के साथ क्या करना चाहती हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। उसे कहती है जो तुम चाहो वो इनके साथ कर सकते हो।
प्रिंस जी घबरा जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना। जाओ उन लोगों से कहता है ठीक है यहाँ से दफा हो जाओ। वो उनके गार्ड से कहता है इनको लेकर यहाँ से चले जाओ और मेरे सामने कभी भी मत आना, और अगर तुम कभी मुझे चैलेंज करना चाहो तो आ सकते हो। प्रिंस जी से कहता है नहीं मैं तुम्हें चैलेंज नहीं करूंगा, ठीक है हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत की जाती है। क्लाउड वन कहता है तो यहाँ पर अब आज मुझे पता चला कि मी तो एक डीमन है। कि हमारा जाओ अंदर मी और मॉम के पास ही खड़ा होता है, तो उसकी मामा से कहती है जाओ अब हम लोग आगे क्या करेंगे, क्या हम लोग यहीं पर इसी घर में रहने वाले हैं। हमारा जाओ उनसे कहता है मैंने यहाँ पर कुछ बड़ी फैमिलीज के साथ पंगा ले लिया है, इन लोगों को यहाँ पर सजा देगा, इसी वजह से मुझे लगता है कि पहले हमें लॉन्ग फैमिली में जाकर अपने ग्रैंडपा से मिलना चाहिए। तो मी बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो उसे कहती है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से कहीं पर चले जाना चाहिए, मैं तुम सभी लोगों के सामने अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखा सकती, वरना ये सभी लोग वजह से मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसे कहती है तुम ये किस तरह की बात कर रही हो, प्लीज मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती हूँ और तुम भी मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। मी उसे कहती है लेकिन आपने यहाँ पर देख लिया ना कि मैं एक डीमन हूँ, साथ रहने में आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा है, क्या वाकई में मेरे साथ रहना चाहती हैं? तो फिर चैंग भी अंदर आ जाता है और उसे कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डीमन हो, क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो, तो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगी, इसी वजह से हम लोग तुम्हारे दोस्त बने रहना चाहते हैं। क्लाउड वन उसे कहता है मैंने सुना है कि जो डीमन इंसानी फॉर्म में होते हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम भी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और उसके बाद कोई भी यहाँ पर तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो मी आंटी से कहती है आंटी क्या वाकई में इस बारे में श्योर है, क्या आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती? आंटी उसे कहती है हाँ मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती, मेरी बहुत ही स्वीट सी लिटिल मी हो, तुम मेरे साथ रहोगी। जाओ कहता है तो जहाँ पर ये सब कुछ सेटल हुआ चलो मेरे साथ आओ, हम सभी लोगों को पहले लॉन्ग फैमिली में वापस जाना होगा। मुझे लगता है कि वो फेमस फैमिली के बच्चे जब घर वापस जाएंगे तो उनके बाप बहुत सा गुस्सा होने वाले हैं और वो जल्दी हमारी लॉन्ग फैमिली में शिकायत लेकर आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें जाओ मैंशन का सीन दिखाया जाता है। जाओ की जो अपनी फैमिली है, जब जाओलिन वापस अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये डैड जो कि जाओलिन के भी डैड है और हमारे जाओ जुई के भी डैड है, अपने बेटे की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो उसकी बेगम भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुमने देखा उस कमीने जाओ ने हमारे बेटे के साथ क्या किया, वो इससे इतनी ज्यादा नफरत करता है कि उसने इसके दोनों बाजू और दोनों टांगे तोड़ दी हैं। बेटा दोबारा कभी भी ना तो चल सकता है ना ही अपने बाजू को यूज कर सकता है, मतलब यह है कि वो मर चुका है, यही समझ लो, क्योंकि वो जिंदा तो है लेकिन चल फिर नहीं सकता। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि उस कमीने नाजायज औलाद को मार डालो, लेकिन तुमने उसे अभी तक जिंदा रखा हुआ है, क्या अब तुम खुश हो तुम्हारे बेटे की हालत देखकर? बात सुनते ही जाओ के डैड भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक सीन में लॉ मिनिस्टर के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनिस्टर को जब पता चलता है कि उसके बेटे की ये हालत हुई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है किस कमीने की ऐसी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है, क्या उसे ये नहीं पता कि मैं जू फैमिली का मास्टर हूँ, मेरे बेटे जैक के साथ ये सब कुछ कैसे कर दिया? वो अपने लोगों से कहता है जल्दी से जाओ, जाकर उस लड़के याओशी को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, मैं उस लड़के को मेरे बेटे के सामने मारूंगा। तो नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर प्रिंगान मैंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस जी अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड जो कि एक प्रिंस ही होते हैं, लेकिन वो रियल एम्परर जो है उसके भाई है, इसी वजह से उसके पास वो पावर्स नहीं है जो कि एम्परर के पास होती है। वो अपने बेटे से कहते हैं तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखी और तुमने यहाँ पर देखो क्या कर दिया, तुमने एक लड़के के साथ पंगा लिया और यहाँ पर तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया। तुम वहाँ पर एक लड़की को शादी करने के लिए गए थे, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम जबरदस्ती किसी से शादी नहीं कर सकते। एक लड़की के लिए तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब किया है। तुम्हें पता है कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया कि एक लड़की की वजह से तुम एक लड़के से पिट कर आए हो, अपना हाथ अड़वा कर आए, तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अपने बेटे से कहते हैं चलो जल्दी से मेरे सामने अपना सर झुकाओ। तुम्हें ये भी पता है कि वो लड़का कौन है? वो लॉन्ग फैमिली का ग्रैंडसन है, यानी कि वो उनका दामाद भी है। यहाँ पर प्रिंस जी की डैड होते हैं जो काफी समझदार लग रही है। वो अपने बेटे से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को यहीं पर बुलाना होगा, दोबारा उस लड़के के सामने कभी भी मत जाना। तो लॉन्ग फैमिली का दामाद है और लॉन्ग फैमिली के जनरल वू लॉन्ग, वो बहुत सा रेस्पेक्टेड आदमी है और बहुत ही पावरफुल इंसान है। उनका बेटा उनसे कहता है लेकिन डैड आपको पता है ना कि उनको मिलिट्री पोजीशन के ऊपर से हटा दिया गया है, लॉन्ग फैमिली के पास अब वो पावर नहीं रही जो पहले कभी उनके पास हुआ करती थी, हमें उनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डैड उसे थप्पड़ मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देते हैं और कहते हैं बेवकूफ कहीं के, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त जनरल वू लॉन्ग आर्मी में जाकर फाइट कर रहा था और उसने शूरा डीमंस और बहुत सारे दूसरे लोगों की जान ली है, दुश्मनों से हमारी डायनेस्टी को बचाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जनरल वू लॉन्ग के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता हूँ? यहाँ तक कि हमारे एम्परर भी जनरल वू लॉन्ग की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें वाजे कह रहा हूँ अगर दोबारा तुम अपने उन बुरे दोस्तों के साथ जाकर मिले और उनके साथ मिलकर कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो यहाँ से आखिरकार लास्ट सीन हमें लॉन्ग फैमिली का दिखाया जाता है। दादाजी वू लॉन्ग अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं, चेयर तो है नहीं, नीचे बैठे हुए हैं, कि बाकी के लोग भी उनके पास आ चुके हैं, यानी कि बड़ी फैमिलीज के लोग उनके पास आ चुके हैं शिकायत लेकर, स्पेशली जाओ मैंशन और साथ में जू मैंशन के लोग यहाँ पर आए हैं। ग्रैंडमा लॉन्ग उनसे कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि तुम तीनों यहाँ पर इकट्ठे मेरे दावत को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हो, क्या तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आए हो? तो मास्टर जू से कहते हैं जनरल प्लीज शांत हो जाए, मुझे पता है कि आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर किस मसले के लिए
आए हैं, फिर आप यहाँ पर हमारे सामने नाटक क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपके पोते ने हमारे बेटों के साथ ऐसा क्यों किया है। जनरल फिर से उन लोगों से कहते हैं, मुझे वाकई में इस बारे में नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ के डैड उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, जनरल वुलंग अब नौटंकी बंद करें, हमें पता है कि जाओ शुई ने जो कुछ भी हमारे बेटों के साथ किया है वो आपको भी पता है। मैं यहाँ पर आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप हमें बताएं कि उसने हमारे बेटों के साथ आपको सब कुछ क्यों किया। ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम तो जाओ मेंशन से यहाँ पर आए हो ना, मुझे पता है कि तुम उसके डैड हो, फिर भी क्या तुम यहाँ पर अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आए हो। तो ये बात सुनते ही उसे भी यहाँ पर अपना बीवी बच्चा याद आते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे बस यहाँ पर जवाब चाहिए कि उसने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ क्यों किया है। ग्रैंडपा वहाँ पर जाओ से कहते हैं, जाओ जहाँ पर आओ और आकर मुझे बताओ कि तुमने इन लोगों के साथ क्या किया है जो ये तीनों यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में है और जो यहाँ पर तुम्हारे से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। जल्दी से यहाँ पर आओ। तो जाओ भी वहाँ पर निकल कर आ जाता है और उन सभी को सारी बात बताता है। जाओ अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने इनके बच्चों को यहाँ पर सजा क्यों दी है। इन लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बदले में मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको सजा दी, शुक्र करेंगे मैंने इनको जान से नहीं मारा। मास्टर जू बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और हमारे जाओ से कहते हैं, कमीने कहेंगे तुम्हें क्या लगता है कि जनरल वुलोंग यहाँ पर तुम्हें बैक सपोर्ट दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। तो जाओ भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, तो फिर ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाओ कि कौन किसको पहले मारता है। तो जनरल भी उसे कहती है, लड़के तुम्हें यहाँ पर ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जाओ आगे बढ़ता है मास्टर जाओ से कहता है, मास्टर जूट क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे ने बार बार मुझसे पंगा लेने की कोशिश की, उसने मेरी माँ को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मारने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ पर मुझे बुली करेगा और मैं आगे से चुपचाप उससे मार खा लूंगा? क्या तुम्हारा बेटा बिल्कुल ऐसा ही करता, चुपचाप उससे मार खा लेता। हमारे बेटे ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसे इसी की सजा मिली है। मास्टर जू जनरल वुलोंग से कहते हैं, क्या तुमने यहाँ पर इस लड़के की बात सुनी? ये कितना ज्यादा एरोगेंट है, इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे सामने किस तरह ब्रैगिंग कर रहा है। इसके क्राइम्स बहुत ज्यादा सीवियर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर सजाए मौत दी जाए तब भी कम है। वुलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुमने यहाँ पर इसे एक लिटिल बैस्टर्ड कहा, इसका मतलब यह है कि मैं बड़ा बैस्टर्ड हूँ, मैं इसका ग्रैंडपा हूँ, क्या तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो? तो मास्टर जू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ इसी को लिटिल बैस्टर्ड कह रहा हूँ। ग्रैंडपा उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम फिर से यहाँ पर इसको बैस्टर्ड कह रही हो, ये मेरा ग्रैंडसन है, तो इसका मतलब मैं भी बैस्टर्ड हुआ? हिम्मत कैसे भी मेरे सामने यहाँ पर वापस से बात करने की? जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ पर मेरी बात सुननी चाहिए। ये लॉन्ग फैमिली का घर है, ना कि तुम्हारी मिनिस्ट्री का ऑफिस है। अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो मास्टर जू पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये दोनों भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो जनरल वुलोंग उन लोगों से कहते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पर इस सारे मसले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि ये बच्चों की आपस का मसला है, बच्चों को आपस में ही हल करना चाहिए। लेकिन अब जबकि तुम सभी लोग मेरे पास इंसाफ लेने के लिए आए हो तो फिर ठीक है, मुझे तुम सभी लोगों का इंसाफ तो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि तुम्हारे बच्चों ने इसको अकेले को बुली किया, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा थे और ये अकेला था। तुम लोग क्या चाहते हो कि मेरा पोता यहाँ पर आपको बुली होता देखता रहे और उन लोगों से चुपचाप मार खाता रहे, या जो भी उसके साथ वो कर रहे थे वो होने देता? तुम सभी लोग बड़े यहाँ पर आकर मेरे पोते को अकेले बुली कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि इसके ग्रैंडपा मर चुके हैं? मास्टर जू से कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है, ये बुड्ढा कमीना कहेगा, इसे क्या लगता है कि ये हमेशा इसी तरह पावरफुल रहेगा ना, एक दिन मैं इसे यहाँ पर सबक सिखा कर रहूंगा और उसके बाद देखना मेरे सामने ये दोनों ही दादा पोता अपना सर रगड़कर माफी की भीख मांगेंगे। ये तीनों ही वहाँ से गुस्सा होने के बाद बाहर निकल जाते हैं और उसे कहते हैं, हम तुम्हें कोर्ट में जाकर घसीटेंगे, हम एम्परर के सामने इस बात का फैसला करवाएंगे। जबकि हमारा जाओ भी यहाँ पर सोच रहा होता है, लगता है कि मैंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और ये सारे के सारे दुश्मन ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने यहाँ पर ग्रैंडपा को भी काफी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अगर मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि ये सभी लोग यहाँ पर आकर ग्रैंडपा के सामने मेरी इंसल्ट कर सकते या फिर ग्रैंडपा को बातें सुना सकते। क्या कहता है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मुझे कुछ और तरह की पावर्स को एब्सॉर्ब करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे नो डिमन अबीस में जाना चाहिए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, मैं अपने कुछ लोगों को तुम्हारे साथ भेजूंगा, वो तुम्हें रॉयल अकेडमी तक छोड़ आएंगे। तुम्हारी माँ और वो लड़की वो दोनों लॉन्ग फैमिली में रह सकती है, जब तक चाहे वो रह सकती है, जहाँ पर कोई भी उन्हें तंग नहीं करेगा। जाओ उनसे कहता है, ग्रैंडपा आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, मैं चुपचाप वहाँ पर रॉयल अकेडमी में वापस चला जाऊंगा। साथ ही वो अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मुझे एक बात बताएं, कहीं मेरी वजह से आप मुश्किल में तो नहीं पड़ गए? ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मुश्किल में पड़ गया हूँ? अगर मैं यहाँ पर मुश्किल में पड़ा होता तो मैं उन लोगों को यहाँ पर से डरा कर नहीं भगा सकता था। तुमने देखा नहीं वो किस तरह मुझसे डर कर यहाँ से चले गए हैं। तुम बस शांत रहो, इनमें से कोई भी यहाँ पर तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट नहीं कर सकता, मैं इनमें से किसी को भी मुश्किल क्रिएट नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट सीन में रॉयल अकेडमी का दिखाया जाता है, तो ये लोग अपनी रॉयल अकेडमी में वापस आ जाते हैं। तीनों जैसे अपनी रॉयल अकेडमी के दरवाजे से एंटर होते हैं। वान कहता है, तो पिछले 3 महीने से हम लोग अपनी अकेडमी में नहीं थे, सारी की सारी लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही होंगी। मुझे कहता है, ब्रदर क्लाउड आप बस भी करो, हालांकि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन मैंने पिछले 1 साल से देखा है कि अकेडमी में कोई एक लड़की भी ऐसी नहीं है जो तुम्हें मुंह लगाती हो, कोई लड़की भी तुम्हें पसंद नहीं करती। क्लाउड वान से कहता है, ब्रदर फी चैंग तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है, मैं रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज्यादा रियल हूँ, मैं जिस भी लड़की से प्यार करूंगा सच्चा प्यार करूंगा। तुम्हें नहीं पता रुसाना मेरे पास कितनी लड़कियां आती हैं और मुझे प्रपोज
करती हैं। जाओ उनसे कहता है चलो ठीक है बातें बंद करो, हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। और वो लोग एकेडमी के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। तीनों यहाँ पर 3 महीने के बाद वापस आए हैं। 3 महीने के बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स खड़े होते हैं वो सभी लोग आपस में सरगोशियां करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो आपस में बातें कर रही होती हैं। वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आवाज में जाओ जी और वो सभी लोग उनकी बातें सुनते हुए आगे की तरफ गुजरते जा रहे होते हैं। उन्हें अभी यहाँ पर ये अंदाजा नहीं होता कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मंकी के क्योंकि 6 कान होते हैं, इसी वजह से वो उन सभी की बातें सुन लेता है। वो जाओ से कहता है ब्रो ये सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। वो उसे कहता है हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो मंकी उसके कान में फुसफुसाता है। जाओ जैसे उसकी बात सुनता है वो वहीं पर रुक जाता है। तो उसके दोनों ब्रदर भी वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहते हैं मंकी ने तुम्हें यहाँ पर क्या बताया। जाओ हैरान होकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। उसके दोनों भाई कहते हैं तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, तो बताओ भी सही मंकी ने तुम्हें क्या बताया है। उन लोगों से कहता है ये यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा वाइस कमांडर यानी कि चैन क्यू मारा गया है। वो दोनों भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वाइस कमांडर चैन क्यू कैसे मार सकता है। पीचेंग बहुत सा गुस्सा आ जाता है, कहता है मुझे लगता है कि हमारे वाइस कमांडर चैन क्यू को मिंगजू और उसके साथियों ने मारा होगा, क्योंकि हमने उसे वहां से वापस भेज दिया था, लेकिन उन्हें हमारे पर इल्जाम लगाने के लिए जानबूझकर क्यू को वहां पर मार दिया होगा और सारा इल्जाम हमारे पर लगा दिया है। तो वो हमारा साथ दे रहा था, इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। क्लाउड वन भी कहता है चैन क्यू हमारी वजह से मारा गया है, तो मुझे लगता है कि हमें उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाओ अपने दोनों भाइयों से कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों को जल्दी से वापस जाकर अपने अपने मास्टर को मिशन एक्सप्लेन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैं भी जाकर अपनी टीचर जिंग को इस बारे में बताता हूँ, ऐसा ना हो कि हम लोग मुश्किल में पड़ जाए। तो उसी वक्त उनके सामने सोल्जर्स आ जाते हैं। ये सभी लोग लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से होते हैं। वो लोग उनसे कहते हैं शुक्र है कि तुम सभी लोग यहाँ पर खुद ही चले आए हो, क्योंकि हम लोग तुम्हें हर जगह के ऊपर ढूंढ रहे थे। क्लाउड वन उन लोगों से कहता है तुम लोग तो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से हो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमें क्यों रोक रहे हो। लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है जिसका नाम डमाओ शेंग होता है, डमाओ शेंग उन लोगों से कहता है यहाँ पर तुम तीनों को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि तुम तीनों ने चैन क्यू को मारा और चैन क्यू को मारने के बाद वहाँ से भाग गए, क्योंकि तुम लोग जंग नहीं लड़ना चाहते थे। रेबल्स के खिलाफ तुमने बगावत की है और तुम भगोड़े हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर हमारे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाने के लिए आया हूँ। जाओ अपने भाइयों से कहता है गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, चलो इनके साथ कोर्ट में चलते हैं और चल के देखते हैं कि कोर्ट में क्या फैसला होता है। डमाओ शेंग कहता है तो तुम्हें तुम्हारी औकात के बारे में पता चल गया। वो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आके पढ़ो, इन लड़कों के हाथ बांधो, इन्हें रस्सी में बांधो और खींच कर यहाँ से लेकर चलो। पीचेंग जल्दी से सामने खड़ा हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं कि कौन तुम में से आगे बढ़कर हमारे हाथों को बांधता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तुम लोग यहाँ पर हमारे हाथ भी बांध सकते हो। डमाओ शेंग कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारे काम में बाधा बना रहे हो, हम लोग यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से आए हैं, अगर तुम यहाँ पर रेजिस्ट करोगे तो हमें तुम्हें मारने का अधिकार भी है। पीचेंग उसे कहता है हम लोग यहाँ पर किसी भी कानून को नहीं तोड़े, हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो लगाए गए इल्जाम है वो अभी तक साबित नहीं हो, फिर तुम लोग वहाँ पर हमें बांध कर क्यों लेकर जा रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम लोग कोई क्रिमिनल्स हैं। डमाओ शेंग उसे कहता है क्या तुम लोगों को नहीं पता, यहाँ पर स्कूल में सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम ही लोगों ने चैन क्यू को मारा है और चैन क्यू को मारने के बाद तुम तीनों वहाँ पर से भाग गए थे ताकि तुम्हें रेबल्स के साथ फाइट न करनी पड़े। पीचेंग उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, वो हमारा सीनियर ब्रदर था, हम ब्रदर क्यू को क्यों मारेंगे, ये सब कुछ मिंगजू और उसकी गैंग ने किया है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ थे। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो हमारे और भी ज्यादा खिलाफ हो गए थे, हमारे पर ये सारा इल्जाम नहीं लगा सकते। क्लाउड वन भी उसे कहता है हाँ ये सब कुछ मिंगजू ने और उसकी गैंग ने किया है, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग हो, तुम्हें यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। डमाओ शेंग उन लोगों से कहता है तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग क्रिमिनल्स हो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। तुम्हें पता है कि चैंगसी सिटी के जो मेयर जियान है, मेयर जियान ने हमारे पास एक लेटर भेजा था और उस लेटर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम तीनों ने मिलकर चैंग क्यू को मार दिया, चैंग क्यू को मारने के बाद तुम तीनों जंग में से भाग गए और तुमने वहाँ पर उनका साथ भी नहीं दिया। एक ऐसा सबूत है कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने भाइयों से कहता है मुझे लगता है कि हमें वहीं पर जाकर इस बारे में ज्यादा पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इन्हें लगता है कि मेयर जियान ने इनके नाम एक हाथ भेजा है, तो मुझे पता है कि वो हाथ फेक है, क्योंकि मेयर जियान तो हमारे खिलाफ ही हाथ भेजेगा। यहाँ पर चलकर देखते हैं क्या कोर्ट का जज क्या इस बारे में जान पाता है कि यहाँ पर हमें झूठा केस में फंसाया जा रहा है। जाओ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लोगों से कहता है हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ खुद से चल कर जाएंगे, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कौन यहाँ पर मुझे और मेरे भाइयों को रस्सी से बांधता है, तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ो। हमारा जाओ आगे के चलता है और उसके दोनों भाई उसके साथ ही चल रहे होते हैं। माओ शेंग कहता है तो हम लोग वहाँ पर जाने के बाद जब तुम्हें सजा दी जाएगी उसके बाद हम लोग तुमसे निपटेंगे, फिलहाल चलो ठीक है इसी तरह चल लो। जाओ और उसके दोस्त आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ये सभी लोग जब जेल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जेल के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, जेल की तरह ही होती है। वहीं पर सामने एक टेबल लगाकर इनका जो एल्डर बैठा होता है जो कि जज होता है वो उनके सामने बैठा होता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग कल्प्रिट्स हो, यानी कि तुम सभी लोग मुजरिम हो, चलो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको और अपने अपने क्राइम को कन्फेस करो ताकि मैं तुम्हें सजा दे सकूं। जाओ से कहता है क्या तुम यहाँ पर इस कोर्ट के एल्डर हो। वो कोर्ट का जो जज होता है वो उसे कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर कोर्ट का जज हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और अपने क्राइम को मानो, तुम्हें क्या गुनाह किया है। तो जाओ भी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है हम लोग यहाँ पर इस
इस कोर्ट में पेश हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तो दलाइल पेश करने की इजाजत ही नहीं मिल रही, यानी कि हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं जा रहा। हमेशा यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होती है। फी चेंग चिल्लाकर उसे कहता है, बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्या जज बनकर बैठे हुए, तुम यहाँ पर हमारे पर वो इल्जाम लगा रहे हो जो हमने किया ही नहीं। क्या लगता है कि हमने क्यू को मारा है और हम यहाँ पर अपने बारे में कुछ बताए बिना ही अपने गुनाह को कैसे कबूल कर लें। जज फिर से उन लोगों से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जज के सामने इस तरह बदतमीजी करने की, तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने बात कर रहे हो, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और उसके बाद बोलो तुम्हें क्या बोलना है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो क्लाउड वान और फी चेंग दोनों ही कहते हैं, तो एक इनेट जॉन किंग है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और सामने खड़े होकर उसे कहता है, लेकिन तुमने अभी हमारी स्टेटमेंट तो सुनी ही नहीं, हमने अपनी कहानी सुनाना बाकी है, तुम ऐसे यहाँ पर फैसला कैसे कर सकते हो। उसके सामने वो लेटर फेंकदार कहता है, हमारे पास पहले से ये लेटर आ चुका है और हमारे सोल्जर्स ने पहले से इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर लिया हुआ है। लोग चैंगसी सिटी में गए थे और वहाँ पर मेयर जैन ने पर्सनली ये लेटर लिखकर इसके ऊपर अपनी मोहर भी लगाई हुई है। सिर्फ तुम लोगों ने वहाँ पर आर्मी को छोड़ दिया, अपने स्कूल के मिशन को बुला दिया, रेबल्स को मारने में उनका साथ नहीं दिया, बल्कि तुमने अपने सीनियर ब्रदर यानी कि वाइस कमांडर चेन क्यू को भी मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, मेयर जैन ने इतना भी बताया कि जब तुम लोग वहाँ पर गए थे तुमने वहाँ के प्रिंस को मारने की कोशिश भी की थी, तुमने प्रिंस चिंग को मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि ये क्राइम कोई छोटा क्राइम है? और इसके अलावा चिंग हान डायनेस्टी में तुम्हारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर तुम्हारे पर 2 लाख स्पिरिट कॉइंस का इनाम भी है। साथ ही वो जज उनसे कहता है, तो यहाँ पर हमारे स्कूल के रूल्स के मुताबिक हमें यहाँ पर पूरा अधिकार है, हम लोग तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को डिस्ट्रॉय कर दें, उसके बाद हम लोग तुम्हारी जान वेन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि तुम जिंदगी में दोबारा कभी कल्टीवेट ना कर सको, और उसके बाद तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। साथ ही वो कुछ सोल्जर से कहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, इन लोगों को रस्सियों से बांध दो, अगर ये लोग रेजिस्ट करने की कोशिश करें तो तुम लोगों को जिनको मारने की इजाजत है, तुम इनको जान से मार डालना। वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स निकल कर आ जाते हैं, उनके हाथ में जंजीरें होती हैं, वो इनको बांधने लगते हैं। शाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो सारे गार्ड्स उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हमारा शाओ जल्दी से अपनी हेलमेट को भी निकाल लेता है और उसे कहता है, हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल करने की, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एल्डर गावू हो, यहाँ पर मास्क पहनकर इस कोर्ट के जज बनकर बैठे हुए हो। एल्डर गावू भी जल्दी से अपने चेहरे के ऊपर से मास्क उतार देता और कहता है, जबकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही मेरे पास कोई रास्ता है। अगर तुमने बाहर जाकर ये बता दिया कि मैं कोर्ट का एल्डर बना हुआ था तो मुझे यहाँ पर सजा मिलेगी, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा, तुम तीनों को मरना होगा। जाओ भी कहता है, मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ पर इन सभी को मारकर यहाँ से निकलना होगा। गार्ड्स भी जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके पास उनकी चेन्स होती हैं, वो इनको बांधने के लिए आ रही होती हैं। वो जैसे अपनी चेन्स के साथ इनके ऊपर अटैक करते ताकि इनको बांध सके। चेंग एक गार्ड के ऊपर अटैक करता है और अपने बाले के साथ उसको वहीं पर मार देता है। चेंग कहता है, मैं यहाँ पर कितने लंबे अरसे से ये सब कुछ करना चाहता था, लेकिन इस बार तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी है। हमारा शाओ भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है, गावू तुमने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इस बार तुमने हद पार किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ, चाहे मुझे स्कूल से एक्सपेल ही क्यों ना कर दिया जाए। तो गावू भी उसे कहता है, तुमने यहाँ पर एक ऑफिसर की जान ली है जो कि हमारी स्कूल का एक जो सोल्जर था, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का एक सोल्जर था। मतलब यह है कि एक स्कूल का एल्डर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। वो भी उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें मार डाला तो उसके बाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा जो फायर मंकी मेरा हो जाएगा। कि हमारा शाओ भी अपनी हेलमेट को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम वाकई में बहुत बड़े कमीने हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक तरफ से एल्डर गावू का पंच होता है, दूसरी तरफ से हमारे शाओ की हेलमेट होती है। जब दोनों टकराते हैं जबरदस्त एनर्जी निकलती है। गावू क्योंकि नेट जान किंग है, इसी वजह से उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से जाओ पीछे दीवार के साथ जाकर टकराता है। दोनों ब्रदर जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों साइड से उसके ऊपर अटैक करते हैं। एल्डर गावू अपने दोनों हाथों को साइड के ऊपर करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वो दोनों भी उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो गावू आगे बढ़ता है, हमारे शाओ से कहता है, तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हार क्यों नहीं मान लेते, गिव अप कर दो कि मैं एक लो लेवल का इनेट जान किंग बन चुका हूँ, इसी वजह से मेरी पावर तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। जबकि हमारा शाओ उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है, लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, चलो ठीक है, अब तुम तीनों को यहाँ पर मरना होगा। और वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि उसी वक्त हमारा मंकी उनके अंदर से फायर बॉल क्रिएट करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो फायर काफी ज्यादा पावरफुल होती है। एल्डर गावू भी पीछे की तरफ फट जाता है और उस फायर के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है और कहता है, ये तो इनेट फायर है। एल्डर गावू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारे मंकी से कहते हैं, बंदर कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे पर अटैक करने की, तुमने मुझे फायर के साथ जलाया है, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो फायर के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। एक तरफ से हमारा शाओ अपने बाले के साथ आगे बढ़ता है, वो अपनी हेलमेट को लेकर अटैक करता है, जबकि मंकी अपनी फायर को रिलीज करते हुए उसकी हेलमेट को फायर से कवर कर देता है। जहाँ पर हमारे शाओ ने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, वो अपनी हेलमेट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है एल्डर गावू के ऊपर। गावू अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बना लेते हैं, इससे वो हमारे शाओ के अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। वो पीछे हटने के बाद सोच रहा था, अगर मैं यहाँ पर किसी जान जनरल के ऊपर इस अटैक को यूज करता तो वो जान जनरल भी मारा जाता। पता नहीं नेट जान किंग के ऊपर ये वाला अटैक काम करता है या नहीं। गावू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक जबरदस्त चीख मारता है और उसे कहता है, इस मंकी ने मुझे यहाँ पर नुकसान पहुंचाया, तुम दोनों ने मिलकर मेरे पर अटैक किया तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार डालूंगा। इस बार वो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए हमारे
जाओ को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं कि तुम मेरे इस वाले पंच से कैसे बचते हो। इनके ऊपर एल्डर गाओ को अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए हमारे जाओ के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो एक लो लेवल की नेट जान किंग है, इस वजह से उनकी पावर ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर भी अटैक होता है। एल्डर गाओ भी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है और कहती है अब ये जहाँ पर कौन आ गया जिसने मेरे पर अटैक किया है। वो साइड के ऊपर देखती है तो हमारे जाओ की मास्टर सीटू वहाँ पर आ चुकी है। मास्टर सीटू से कहती है एल्डर गाओ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे डिसाइपल को यहाँ पर तुम सजा दो और तुम यहाँ पर एक इलीगल पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहे थे। तो एल्डर गाओ से कहता है मैं एक एल्डर हूँ, मैं तो यहाँ पर इन डिसाइपल्स को इंटेरोगेट कर रहा था। इन डिसाइपल ने अपने स्कूल के एक दूसरे डिसाइपल की जान ली है, तो मैं यहाँ पर इनको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे कोर्ट रूम में आने की। और साथ ही वो सीटू चिंग के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि सीटू चिंग भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है क्या तुम अभी भी यहाँ पर कोर्ट के एल्डर होने का नाटक कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर कोर्ट के एल्डर होने का नाटक करने की क्या सजा है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ स्कूल के एल्डर हो, तुम इस कोर्ट के एल्डर बिल्कुल भी नहीं हो। तुम यहाँ पर जज बनकर किसी का फैसला नहीं कर सकते। वो उसके ऊपर अटैक कर दिया है तो एल्डर गाओ भी उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं और उसे कहते हैं तुम भी नेट शान किंगडम में पहुंच चुकी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो पहले टॉप लेवल की जनरल हुआ करती थी। यहाँ पर से आधा चैप्टर मिसिंग है और उसके बाद यहाँ पर जो फाइट होती है तो फाइट के बाद एल्डर गाओ से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एल्डर के तौर पर काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस कोर्ट में एक जज बनकर बैठा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर ये फैसला कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर फैसला नहीं करने दिया। तो इसके बाद मैं रॉयल अकेडमी के जाकर मास्टर से बात करूंगा, यानी हेड मास्टर से बात करूंगा, वही इस बारे में डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या सजा देनी है। तुम्हारा शाओ जब वापस अपने रूम में आ जाता है अपनी रॉयल अकेडमी के डॉर्म रूम में, तो प्रिंसेस रूडी ज़्यू से मिलने के लिए आती है। वो दरवाजा खोलता है और उसे कहता है तुम तो यहाँ पर मेरे घर में आई हो, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाओ, मेरा घर तो तुम्हारा रात देख रहा था। प्रिंसेस भी उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो? फिर साथ ही वो उसे कहती है मैंने तो सुना था कि यहाँ पर तुम्हें कोर्ट रूम में ले जाया गया है क्योंकि तुम्हें सजा दी जा रही है चैन क्यू की मौत के बारे में। यहाँ पर उसने तुम्हारे पर इल्जाम है कि तुमने चैन क्यू को मारा है। तो शुनजी से कहता है मैं अभी भी यहाँ पर अपने आप को हील ही कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने इस बात को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया है। हम लोगों ने वहाँ पर रेबल्स को भी मारा था और चैन क्यू को वहाँ से सही सलामत वापस भेजा था, लेकिन ये सब कुछ मिंगजू और उसकी गैंग ने किया है। रूडी ज़्यू से कहती है मुझे सच सच बताओ कहीं तुमने कुछ बुरा तो नहीं किया? उनसे कहता है नहीं मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। अगर आपके हाथ साफ है तो फिर आपको अपने हाथों को दोबारा साफ करने की जरूरत क्या है? पर मेरे जख्म ठीक हो जाए, मेरे जख्मों के हील होने के बाद मैं सभी लोगों को सजा दूंगा जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा टॉर्चर किया है। तो प्रिंसेस रूडी ज़्यू से कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर दूं, मैं तुम्हारा नाम क्लियर कर सकती हूँ, तुम्हारे पर लगे हुए सारे इल्जाम हट जाएंगे। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कैसे रिपे करोगे? तो जाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में तुम ऐसा कर सकती हो? प्रिंसेस रूडी ज़्यू से कहती है क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं? हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। जाओ से कहता है हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर तुम्हारा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। प्रिंसेस रूडी ज़्यू से कहती है तुम्हें बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही विश को पूरा करके देना होगा, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है। उसे कहता है तुम बताती क्यों नहीं? तुम्हारी जो भी विश होगी मैं उसको पूरा करूंगा, मैं उसको रिफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तुम्हें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? प्रिंसेस रूडी ज़्यू से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम आर्मी को ज्वाइन कर लो, हमारे एक ऑफिशियल बन जाओ। ये बात सुनते ही शाओ को एक झटका लगता है। वो उसे कहता है तुम फिर से वही बात कर रही हो। वो उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम आर्मी के ऑफिशियल बनने के बाद मेरे भाई की मदद करो ताकि वो हमारे एम्पर को हटाकर उसकी जगह के ऊपर नया एम्पर बन सके। शाओ से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? प्रिंसेस कहती है मैं यहाँ पर बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, ये सब कुछ मेरे लिए करना होगा। तो शाओ प्रिंसेस से कहता है हाँ तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम यहाँ पर इस बात को मजाक में नहीं कर रही, लेकिन मैं इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? प्रिंसेस से कहती है लेकिन मुझे तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास वो सारी एबिलिटीज हैं जिसकी बिना पर तुम ये सब कुछ कर सकते हो। मुझे पता है तुम ये कर लोगे, तुम्हें बस यहाँ पर मेरे सामने इस बात की हामी भरनी होगी कि तुम आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो। आर्मी को ज्वाइन करने के बाद मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए तुम्हें डायरेक्टली ऑफिशियल जनरल बना दूंगी या फिर मैं तुम्हें कैप्टन या फिर लेफ्टिनेंट बना दूंगी, जिससे तुम आर्मी में अपनी कंट्रीब्यूशंस को शामिल करके मेरे भाई की हेल्प कर सकते हो ताकि वो थ्रोन को हासिल कर सके। तुम्हारे पास जितने स्किल्स हैं उन स्किल्स की मदद से तुम एक टॉप लेवल की जान जनरल को आसानी से हरा सकते हो। इतने स्किल्स के साथ तो तुम आर्मी में जनरल पोजीशन को भी हासिल कर सकते हो। तुम हमारे लिए अगले जनरल वुलोंग बन सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि तुम्हारे पास और भी स्किल्स हैं जैसे कि जान सीकिंग स्किल्स, तुम जान स्टोर्स को भी ढूंढ सकते हो। तो जाओ उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है मेरे ग्रैंडपा की उनकी पोजीशन के ऊपर से हटा दिया गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे एक फैमिली यानी लॉन्ग फैमिली के डिस्पाइस को देखना चाहते हैं। अगर मैं एक ऑफिशियल बन जाता हूँ और जनरल रैंक तक पहुंच जाता हूँ तो अगला जनरल लॉन्ग बन सकता हूँ और हमारी लॉन्ग फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जाओ से कहता है प्रिंसेस आपकी ऑफर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं एक आजाद पंछी हूँ, मैं आर्मी के रूल्स के साथ बनना नहीं चाहता, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस से कहती है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे सोल्जर्स जो कि जनरल रैंक के होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइट के दौरान ही आर्मी के साथ जाते हैं, जबकि बाकी के सारे दिन वो अपने अपने काम करते रहते हैं, वो अपने घरों पर ही रहते हैं। तुमने जनरल वुलोंग को भी तो देखा होगा। क्यों कहता है तो क्या मैं इस बारे में सोच सकता हूँ? प्रिंसेस कहती है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ
पर 2 दिन देती हूँ। 2 दिन के बाद तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि 2 दिन के बाद कोर्ट के एल्डर भी वापस आने वाले हैं, अगर तुम्हारा फैसला सुनाएंगे। लेकिन 2 दिन से पहले अगर तुमने फैसला कर दिया तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। पर अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद नहीं ली तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि तुम्हारी मास्टर सीटू चिंग भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, क्योंकि अगर एक बार एल्डर ने जो फैसला सुना दिया कि तुम्हें सजा दी जाएगी तो तुम्हें सजा दी जाएगी। प्रिंसेस के वहां चले जाने के बाद हमारा जाओ अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। जाओ कहता है क्या मुझे मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहिए। मैं मिलिट्री को ज्वाइन करता हूँ तो अपनी पावर्स और अपने स्किल्स की बिना पर मैं बहुत ही जल्दी अंकल की तरह एक मार्शल बन सकता हूँ, या फिर अपने डैड की तरह, अपने ससुर जी की तरह एक जनरल बन सकता हूँ, और अपने ग्रैंडपा की तरह भी एक जनरल इन कमांड बन सकता हूँ। इसके सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। पिछले 1 साल से लॉन्ग फैमिली में रह रहा हूँ और लॉन्ग फैमिली के लोग ही मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर मैं एक मिलिट्री ऑफिसर बन जाता हूँ तो उसके बाद मैं लॉन्ग फैमिली की हिफाजत कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन ही टूचिंग भागती हुई हमारी जाओ के रूम में आती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है और जाओ से कहती है जाओ तुम कहाँ पर हो। तो जाओ सामने बैठा होता है। वो उस भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है सब कुछ तुमने कैसे किया, जबकि हमारा जाओ भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है मैडम तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे इतने ज्यादा करीब क्यों आ रही हो, इतने क्या हो गया कि तुम सुबह सुबह यहाँ पर चली आई हो। तो सीटू चिंगू से कहती है मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया है। जाओ कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने क्या कैसे किया है। तो सीटू चिंगू से कहती है किसी ने तुम्हारा नाम क्लियर कर दिया है, तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम से वो सारे के सारे हट चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी कहाँ से आई, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आई कि तुमने सब कुछ करवा लिया। जाओ कहता है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या वाकई में ऐसा हो गया है। कि मास्टरों से कहती है हमारे रॉयल अकेडमी के जितने मेंबर्स को वहाँ पर भेजा गया था जो कि मिंगजू की टीम में थे, उनमें से एक लड़के ने आकर दोबारा गवाही दी है। उसने कहा है कि वापस आने के बाद उसने देखा था टेनक्यू को रेबल्स ने मारा है। और रही बात तुम्हारे वहाँ पर आर्मी को छोड़कर जाने की और 3 महीने गायब रहने की, तो ये बात अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुई। वैसे भी ये बात इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि तुम लोगों ने वहाँ पर रेबल्स को मारने के बाद ही वहाँ से अलग हुए थे। तब तुमने किसी की जान नहीं ली, तब तक तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं और तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुम्हारा शाउस की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कहीं रूडी जी ने ये सब कुछ तो नहीं किया, लेकिन मैंने तो अभी तक उसे हाँ कहा ही नहीं कि मैं मिलिट्री को ज्वाइन करूंगा, फिर उसने मेरे पर ये एहसान क्यों कर दिया। तो मास्टर चिंग उसे कहती है एल्डर वू गाओ के ऊपर भी मैंने इल्जाम लगाया था कि ये जहाँ पर कोर्ट का जज बनकर बैठा हुआ था, तुम लोगों को सजा देना चाहता था, लेकिन उसने इस बात को डिनाई कर दिया और हमारे पास इस बात का सबूत भी नहीं है, हमारी गवाही को मानने को तैयार ही नहीं। इस वक्त वो हमारे डिप्टी डीन के अंडर है, जैसे हम लोग उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। गाओ कहता है ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म है, कभी न कभी तो ये हमारे हत्थे चढ़ेगा। मास्टर से कहती है लेकिन लड़के तुम काफी ज्यादा लकी हो, मुझे लगता है कि आज के बाद वो लोग तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है। जाओ भी अपनी मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, साथ ही शर्मा भी रहा होता है। जाओ इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तो फाइनली ये बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे ऊपर से सारे इल्जाम हटा दिए गए हैं। तो जाओ अपने रूम से बाहर निकलता है और बाहर गलियारे में चलता हुआ जा रहा होता है और कहता है ये तो वाकई में एक बहुत ही अच्छी खबर है। मास्टर जल्दी चली गई, अगर मेरे पास थोड़ी देर रुकती तो हम लोग सेलिब्रेट करते। मास्टर को शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। उसी वक्त से म्यूजिक की आवाज आती है। वो कहता है ये तो प्रिंसेस रूडी जी के अपार्टमेंट से म्यूजिक की आवाज आ रही है, लगता है वो उसी तरफ बजा रही है, चलो चल के देखते हैं। जाओ उसके रूम की तरफ चला जाता है। जाओ वहीं पर खड़े होकर तालियां बजाता है और उसे कहता है प्रिंसेस तुमने बहुत ही अच्छा बजाया, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे से बजा लेती हो, तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हूं कि मैं यहाँ पर खड़े होकर तुम्हारा जिक्र भी सुन रहा हूँ। तो प्रिंसेस रूडी जी उसकी बातें सुनने के बाद कहती है तुम ना सिर्फ यहाँ पर फाइटिंग में अच्छी हो, बल्कि तुम तो यहाँ पर फ्लर्टिंग में भी काफी ज्यादा अच्छी हो। तुम यहाँ पर मेरी तारीफें करके मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हो। ये हमारा जाओ उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। प्रिंसेस भी उसकी तरफ देखने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुमने इस बारे में सोचा, मुझे बताओ क्या तुमने आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। जाओ उसे कहता हाँ मैंने सोचा है, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी उस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकती हो। रूडी जी से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफिशियल जनरल या फिर एक लेफ्टिनेंट बनाना चाहती हूँ और तुम यहाँ पर अभी मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहते हो। चलो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है और तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। जाओ कहता है मुझे यहाँ पर कोई भी हाई रैंक नहीं चाहिए, मैं अगर आर्मी को ज्वाइन करूंगा तो मैं सोल्जर की तरह ज्वाइन करूंगा, मैं डायरेक्टली बॉर्डर के पर भेजा जाऊंगा, अपनी अचीवमेंट्स की बिना पर मैं आगे प्रमोट होऊंगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक आर्मी सोल्जर नहीं बनूंगा जब तक मैं अपने सारे मसलों से निमट नहीं लेता। मुझे कम से कम यहाँ पर 1 साल का टाइम चाहिए होगा, मुझे भी नो डिमन अबिस में जाना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। प्रिंसेस रूडी जी से कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन इस बात का तुम्हें वादा करना होगा कि तुम फ्यूचर में प्रमोट होने के बाद एक जनरल जरूर बनोगे, ताकि तुम मेरे भाई की मदद कर सको थ्रोन को हासिल करने में। मैं यहाँ पर तुम्हें 5 साल का टाइम दूंगी, आर्मी को ज्वाइन करने के बाद 5 साल के अरसा में तुम्हें जनरल बनना ही होगा। मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं, अगर तुम 5 साल के अरसा में जनरल लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तुम अपनी सारी की सारी रेपुटेशन को खो दोगे और हमारी डील भी कैंसिल हो जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं उससे कहता है मेरे लिए 5 साल का अरसा काफी है, मैं 5 साल में तुम्हें आर्मी का जनरल बनकर दिखाऊंगा। हमारा शाह
जाओ प्रिंसेस इस बात का वादा करता है कि वो आर्मी को ज्वाइन करेगा। प्रिंसेस भी उसे कहती है कि तुम्हें 5 साल का टाइम देती हूँ, 5 साल के अरसा में तुम्हें जनरल लेवल तक पहुंचना होगा। अगर तुम जनरल बन गए तभी तुम मेरे भाई की मदद कर पाओगे। वहाँ पर प्रिंसेस के साथ बात खत्म करने के बाद हमारा शो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों पहले से उसका बैठ कर इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं बॉस यहाँ पर क्या हो रहा है। जाओ उन दोनों से कहता है मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, अब हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा था चैनक्यू की मौत का, वो भी अब सॉल्व हो चुका है, अब वो मसला नहीं रहा। फीचेंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उनसे कहता है ब्रो हम लोग मिंगजू को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। मिंगजू ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है, यहाँ तक कि उन्होंने चैनक्यू को भी मार डाला, हमें उससे बदला तो लेना चाहिए। हमारा शाह उन लोगों से कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम लोग उन लोगों को डिस्क्रेडिट भी कर सकते हैं और साथ में उन सभी लोगों के अपना बदला भी ले सकते हैं, लेकिन इस सब में मुझे तुम दोनों की हेल्प भी चाहिए। तो क्लाउड वन उसे कहता है ब्रो बताओ तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा प्लान सोचा है, हम लोग तुम्हारे हर प्लान में साथ देंगे, यहाँ तक कि हमें बदला लेना है तो हम बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शाह उनसे कहता है अभी मेरी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी है, तो जैसे ही मेरी बॉडी कम्प्लीटली हील हो जाएगी मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक साथ चैलेंज करें, हम तीनों उन तीनों को चैलेंज करेंगे। मैं मिंगजू को चैलेंज करूंगा और तुम तीनों प्रिंस बॉरलॉग और साथ में किम वू उनको चैलेंज करोगे। हम लोग उन लोगों को चैलेंज करके उनको हरा देते हैं, तो उसके बाद हम लोग इस बात को साबित कर सकते हैं कि हम लोग उन रेबल्स को देखकर डर कर नहीं भागे थे, बल्कि हम लोग इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग वहाँ पर रेबल्स को मार रहे थे और ये लोग वहाँ से डर कर भागे थे। तो क्लाउड वन से कहता है बॉस ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो फीचेंग कहता है ब्रो मुझे मिंगजू को चैलेंज करने दो, मैं उससे फाइट करूंगा। तुम्हारा शाओशुई कहता है नहीं नहीं तुम मिंगजू को चैलेंज नहीं कर सकते, मिंगजू के साथ मैं फाइट करूंगा, जबकि तुम दोनों को आपस में डिसाइड करना होगा। प्रिंस बॉरलॉग और उसमें किम वू उन दोनों के साथ तुम में से कौन किसके साथ फाइट करेगा। वो दोनों ही मीडियम लेवल के जनरल्स हैं, मुझे लगता है कि तुम दोनों इस फाइट को जीत सकते हो। जाओ क्लाउड वन से कहता है मुझे फीचेंग का तो पता है कि वो अपनी फाइट को जीत जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्लाउड वन के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है। और वो दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं। क्लाउड वन में दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अपनी फाइट को नहीं जीत सकता, मैं अब एक मीडियम लेवल का जनरल बन चुका हूँ, मुझे किसी का भी कोई भी डर नहीं है। मैं यहाँ पर प्रिंस बॉरलॉग को चैलेंज करूंगा क्योंकि उसकी बहन ने मेरे साथ बुरा किया था और उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, तो मैं उसे चैलेंज करने वाला हूँ। जाओ कहता है चलो फिर ये डील हुई, हम सभी लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने आप को रिकवर करेंगे ताकि हम तीनों को चैलेंज कर सके और उन तीनों को दिखा देंगे हम तीनों क्या कर सकते हैं। सीन में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। रिकवरी करने के बाद ये तीनों लेटर ऑफ चैलेंज भेजते हैं, उन तीनों के लेटर मिलते हैं। तीनों एक साथ ही बैठी होती है और कहती है ये क्या हुआ, उन तीनों ने हमें यहाँ पर चैलेंज कर दिया है, ये एक ओपन रिंग चैलेंज होने वाला है जहाँ पर सभी लोग इस फाइट को देखेंगे। मिंगजू तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उस कमीने ने मुझे चैलेंज किया है, उस लड़के शाओशुई ने मुझे चैलेंज कर दिया। प्रिंस बॉरलॉग कहता है मुझे लगता है कि वो लोग खुद से मरना चाहते हैं, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे चैलेंज किया है, हम लोग मौका देकर अरीना में उन लोगों को मार डालेंगे। किम वो बॉरलॉग से कहता है तुम्हें उस लड़के क्लाउड वन ने चैलेंज किया है, तो क्लाउड वन तो एक लो लेवल का जनरल है, तो क्या वो तुम्हें चैलेंज कर सकता है, तुम तो एक मीडियम लेवल के जनरल हो, फिर उसे क्या लगता है कि वो तुम्हें हरा सकता है। प्रिंस बॉरलॉग उसे कहता है मुझे लगता है कि वो क्लाउड वन ने भी कोई ब्रेक थ्रू कर लिया होगा, उसी के बाद ही वो यहाँ पर मुझे चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ऐसे वो बिना किसी सोचे समझे मुझे चैलेंज तो नहीं करेगा। तुम्हारा ओपोनेंट तो फीचेंग है, फीचेंग ने तुम्हें चैलेंज किया है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव और पावरफुल है। किम वॉन से कहता है मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, मैं तो उस फीचेंग लड़की को बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ, देखना इस रिंग में मैं उसे मार डालूंगा। प्रिंस बॉरलॉग कहता है तो मैं जहाँ पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मैं क्लाउड वन को हरा सकता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था जब उसने मेरी बहन को छेड़ा था। मेरी बहन की मौत भी इन लोगों की वजह से हुई है, तो मुझे यहाँ पर इसी के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतारना होगा। किम वो कहता है हम लोग यहाँ पर इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करने के साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ बैट भी करना होगा। बॉरलॉग कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर बैट भी करेंगे। कहता है हम लोग यहाँ पर ये बैट करेंगे कि जो भी इस मैच को हारेगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसे रॉयल अकेडमी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर फाइट की दिखाया जाने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर रॉयल अकेडमी की 632वीं एनिवर्सरी होने वाली है, इसी वजह से गलियों में काफी ज्यादा रश लगा हुआ है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। आज के दिन हमारे शाओशुई और बाकी के दोनों ने इन तीनों को चैलेंज किया हुआ है। जाओ कहता है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि जिस दिन हम लोग फाइट करने वाले हैं उसी दिन यहाँ पर एनिवर्सरी होने वाली है। क्लाउड वन से कहता है ब्रो हम लोग जैसे नो डिमन अबीस से बाहर निकले थे उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चिंगहान डायनेस्टी में चले गए थे, वहाँ से वापस आने के बाद हमारे साथ ये सारा मसला हो गया, तो हमें यहाँ पर रॉयल अकेडमी के बारे में इतना कुछ कैसे पता चल सकता है। यहाँ पर हम लोग इस बात को देखें तो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में हमारी स्कूल लाइफ तो कुछ ज्यादा ही अचीव हुई है। फीचेंग से कहता है ब्रो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, हमें यहाँ पर अपने लिए फाइट करनी है, अपने लिए खड़ा होना है, तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, जाकर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और अपनी किस्मत को खुद डिसाइड कर पाएंगे। हमें यहाँ पर ज्यादा सफर करना पड़ेगा, ये ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। शाओन लोगों से कहता हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर में आकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि काफी अर्से के बाद मैं कोई फेस्टिवल देख रहा हूँ। हेलो वाओ, आज हमें एक बहुत ही जरूरी काम निपटाने के लिए जाना है, तो इस फेस्टिवल में वैसे भी बहुत सारे लोग आए हैं, उन सभी के सामने हम लोग इस बात को शो करवा देंगे कि हम लोग मिंगजू और उसकी गैंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये लोग जैसे रीना की तरफ जा रही होती है तो वहीं पर रास्ते में प्रिंसेस रूडी जी होती है, वो उनको हेलो बोलती है। तो जाओ कहता है प्रिंसेस तुम यहाँ पर क्या कर रही
रही हो। प्रिंसेस रूडी जी उसे कहती है मुझे पता है कि तुम आज यहाँ पर मिंगजू को चैलेंज करने वाले जो कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हें चीयर करने के लिए आई हूँ और मैं क्यों यहाँ पर आऊंगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती थी। ये सभी लोग मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस फील्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। एक्चुअली वो तीनों भी वहाँ पर होते हैं किमवू को छोड़कर। किमवू का बड़ा भाई जिसका नाम क्यांगवू होता है वो इन दोनों के साथ अरीना में आया होता है। उसे कहता है क्यांगवू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये वाला चैलेंज तो तुम्हारे छोटे भाई किमवू के लिए था, किमवू यहाँ पर क्यों नहीं है, क्या तुम उसकी जगह पर यहाँ पर फाइट करने वाले हो। क्यांगवू से कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरा छोटा भाई किमवू मीडियम लेवल का जान जनरल है, इसी वजह से वो यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता क्योंकि फी चेंग जो है वो एक टॉप लेवल का जनरल बन चुका है। मैं भी एक टॉप लेवल का जनरल हूँ, इसी वजह से मैं उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करके यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ। हमने फी चेंग से बात की थी और फी चेंग ने कहा कि उसे इस बात से कोई मसला नहीं है, इसलिए वो मुझसे फाइट करने के लिए रेडी है। बॉरलॉग ये बात सुनते ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या वाकई में वो लड़का फी चेंग वो एक टॉप लेवल का जान जनरल बन चुका है, क्या पिछले 6 महीने में उन लोगों ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। क्यांगवू से कहता है ये वाली इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से मिली है, वो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा परफेक्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी अगर तुम लोग अपने अपने मैचेस को जीतना चाहते हो। मैंने यहाँ पर पूरी मेहनत करने के बाद अपने भाई को रिप्लेस किया है ताकि हम लोग अपनी यहाँ पर एक मैच को तो जीत सके, तुम दोनों अपने मैचेस को हार मत जाना। प्रिंस बॉरलॉग मिंगजू से कहता अब हम लोग क्या करेंगे, वो कमीना किंग वो तो हमें धोखा दे गया, उसने अपने बड़े भाई को यहाँ पर फाइट करने के लिए भेज दिया है क्योंकि वो फी चेंग को नहीं हरा सकता था, लेकिन हमें तो यहाँ पर अपनी अपनी फाइट खुद ही करना पड़ेगी। मिंगजू से कहता है हमें तो यहाँ पर ज्यादा खुश होना चाहिए कि यहाँ पर क्यांगवू फाइट करने वाला है क्योंकि क्यांगवू इस वक्त पीक लेवल का टॉप जनरल है, इसी वजह से वो बहुत ही जल्दी नेट जान किंग बनने वाला है। लगता है कि हमारे लिए ये कंडीशन फेवरेबल है, अगर वो एक मैच को भी जीत जाता है और हम दोनों में से भी कोई एक मैच को जीत जाता है तो हम लोग इसको कंबाइंड जीत जाएंगे। अल्लाह कहता है लेकिन फिर भी कि वो यहाँ पर से बड़ी आसानी से निकल गया, मुझे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर ये एक ऑफिशियल चैलेंज होने वाला है, इसी वजह से यहाँ पर 4 एल्डर्स भी बैठे होते हैं। ये चारों एल्डर्स यहाँ पर इस मैच को एनालाइज करने के लिए बैठे हैं। एल्डर गाओ भी लोगों में बैठा होता है, इसके अलावा एल्डर फू कैंग होता है, फिर साथ ही एल्डर ली टियान होता है और उनके साथ सीटू चिंग भी बैठी होती है। एल्डर ली टियान कहता है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इकट्ठे 3 चैलेंज होने वाले हैं, आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। हमारी एनिवर्सरी के दिन पर 3 बच्चों ने इकट्ठे 3 बच्चों को चैलेंज किया जो कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनसे सीनियर भी है, यानी कि वो उनसे एक क्लास अप है। ली टियान कहते हैं मुझे तो ये सारी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, लगता है कि आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। फू कैंग उसे कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज यहाँ पर 3 नए आने वाले स्टूडेंट्स ने जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को यहाँ पर चैलेंज कर दिया जो कि उनके सीनियर्स हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और उनके पास स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। मैं भी यहाँ पर इस तरह के कंपटीशन को मिस नहीं कर सकता था, इसी वजह से मैं पहले यहाँ पर आकर बैठा हुआ हूँ, मैं इस कंपटीशन को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। एल्डर गाओ कहते हैं तो बड़े अफसोस की बात है कि ये तीनों नए स्टूडेंट्स, इन तीनों ने हमारे स्कूल के एक डिसाइपल इसका नाम चैन क्यू था उसकी जान ली है। ये लोग चिंगहान डायनेस्टी में थे, अगर इन तीनों ने वो वाला काम नहीं किया होता तो ये तीनों वाकई में हमारे स्कूल की रेपुटेशन को बढ़ा सकते थे, ये तीनों वाकई में बहुत ही महान स्टूडेंट्स बन सकते थे और फ्यूचर में इंडियन जान किंग्स बन सकते थे। तो लीटियान उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में इन तीनों ने किसी का कत्ल किया है। सीटू चिंग कहती है ये किस तरह की बकवास हो रही है, सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला नहीं दिया बल्कि कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया और इनका नाम क्लियर हो चुका है। लड़की ने आकर गवाही दी थी कि इन लोगों ने चैनक्यू को नहीं मारा और वैसे भी यहाँ पर किसी को सजा दी जानी चाहिए जो कि एक एल्डर जज बनकर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और पनिशमेंट रूम में बच्चों को सजा देने की कोशिश कर रहा था, उसे अभी तक सजा नहीं दी गई। पहले फू कैंग उन लोगों से कहते हैं अच्छा ठीक है अब यहाँ पर आपस में बहस करना बंद करो, अब जबकि सच में सभी को पता चल चुका है तो आपस में फाइट करने का क्या फायदा, पास से निकल आओ और हाल में देखो कि सामने क्या होने वाला है, इस फाइट को एंजॉय करो। मुझे लगता है कि इस फाइट के साथ ही यहाँ पर काफी कुछ बदलने वाला है और इस फाइट के ऊपर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो केट नैन किलिंग और इसके साथ साथ लैन भी यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए आए होते हैं। लैन केट से कहती है केट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जाओ ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, क्या तुम्हें लगता है कि वो मिंगजू को हरा सकता है क्योंकि मिंगजू बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो एक सीनियर है, यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई। केट नैन किलिंग उसकी बात सुनने के बाद कहती है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अकड़ू है और बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसे लगता है कि मिंगजू को हरा सकता है। मुझे लगता है कि उस फाइट को उसे हार जाना चाहिए, वो इस फाइट को हारेगा तभी उसे जिंदगी का एक अहम सबक मिलेगा कि कभी भी किसी पावरफुल को बिना वजह के यहाँ पर चैलेंज नहीं करना चाहिए। लैन उसे कहती है केट मुझे पता है कि तुम उससे नफरत करती हो लेकिन कम से कम तुम्हें इसके बारे में इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए आया है, पता है कि उसने तुम्हारे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर तुम उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो। केट नैन किलिंग उसे कहती है मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया था, इसी वजह से मैं उस लड़के का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आती कि उस लड़की ने तुम्हें यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया है, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तो लैन उसे कहती है ये सारी की सारी मेरी गलती है, मुझे पहले इस बारे में समझना चाहिए था, मुझे ये बात पता भी थी कि उसकी पहले से एक वाइफ है लेकिन फिर भी मैंने उसे अप्रोच किया, अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो मेरे से प्यार नहीं कर सकता, यही वजह है कि उसने मुझे रिजेक्ट किया था। केट नैन किलिंग उसे कहती है तुम तो वाकई में मुझे पागल कर दोगे, अच्छा ठीक है चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर उसे सामने याओशू दिखाई देता है और साथ प्रिंस
प्रिंसेस रूडी सी भी होती है। लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लड़का तो वाकई में यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आ गया, और इसके साथ कौन है? इसके साथ तो प्रिंसेस भी है। लगता है कि हम दोनों से पहले कोई वहाँ पर जाओ के पास पहुंच गया है जो कि उसे अप्रोच कर रहा है। तो वो लैन का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है चलो मेरे साथ हो। हम लोग भी उसके पास चलते हैं और जाकर उसे सपोर्ट देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दूर खड़े रहकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो लैन और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ, जाकर उसे सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ? उसके पास तो पहले से प्रिंसेस है, उसके पास वाइफ भी है और अब उसके पास प्रिंसेस भी है, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। तो केट उसे कहती है इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, जाओ वहाँ पर जाकर उसे सपोर्ट करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस रूडी सी हमारे जाओ से कह रही होती है जाओ तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, अगर तुम्हें लगे कि तुम फाइट को नहीं जीत सकते तो बाहर आ जाना। जाओ से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फाइट तो मैं जीतने वाला हूँ। कि उसी वक्त भीड़ में से उसे केट की आवाज आती है। केट उसे कहती है जाओ जुई मेरी बात सुनो। जाओ भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, पीछे से लैन को धक्का देती है और लैन को धक्का देते हुए कहती है लैन को तुमसे कुछ कहना है, जो तुमसे बात करने के लिए आई है। जाओ नीचे उतरता है और उसे कहता है तो बताओ लैन तुम्हें मुझसे क्या कहना है। क्योंकि केट प्रिंसेस के पास चली जाती है और उसे कहती है लैन इस लड़के को पसंद करती है, बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन जब तक इसे कोई धक्का ना दे तब तक ये कभी भी कोई काम नहीं करती, यानी कि इसे पुश की जरूरत पड़ती है। ये जहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए आई है लेकिन इसे बात नहीं कर पा रही। पता नहीं इस लड़के में ऐसा क्या खास है कि ये लड़की इसके पीछे मरती है, ये इसके पीछे पागल है, इसे पता नहीं इसमें क्या पसंद है। प्रिंसेस रूडी जी उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि जाओ जुई पैदाइशी तौर पर एक लीडर है, यानी कि वो लीडर बनने के लिए बना है और बहुत ही जल्दी वो एक रिलायबल मैन भी बन जाएगा। नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस लड़के को नापसंद करेगी। नैन किलिंग उसे कहती है प्रिंसेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी इस लड़के को पसंद करती हो। प्रिंसेस आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है हाँ मैं भी इस लड़के को पसंद करती हूँ। तुझे बात सुनते ही केट नैन किलिंग में बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरीना में जो रेफरी होता है वो उनसे कहता है तो इस बार जिन लोगों ने भी चैलेंज किया वो सारे के सारे कंपटीटर्स रेडी हो जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। जाओ जुई लैन से कहता है लैन मेरा मैच स्टार्ट होने वाला है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइट करना होगी, हम लोग बाद में बात करेंगे जब ये मैच खत्म हो जाएगा। लैन उसे कहती है अच्छा ठीक है जाओ जुई जाओ जाकर जीत कर आना। उसे थम्स अप करते हुए कहता हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर जीतूंगा। रेफरी के हाथ में नोट होता है तो रेफरी उन लोगों से कहता है तो हमें यहाँ पर जो कंफर्मेशन नोट मिला है उसके मुताबिक दोनों पार्टीज ने आपस में एक दूसरे के साथ चैलेंज किया था और दोनों ने एक दूसरे के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। जैसे तुम लोग यहाँ पर फाइट कर सकते हो। ये वाली फाइट क्योंकि 3 बच्चों का चैलेंज है तो तुम में से 2 बच्चे अगर इस फाइट को जीत जाते हो, टीम के 2 बच्चे जीतते हैं तो तुम लोग मैच को कंबाइंड जीत जाओगे, दूसरे वाला हार जाएगा और उसे रॉयल अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा जो पहला राउंड है वो प्रिंस बॉरलॉग और क्लाउड वन के दरमियान में होने वाला है। प्लीज दोनों कंटेस्टेंट ऊपर आ जाओ। तो क्लाउड वन और बॉरलॉग दोनों ही ऊपर चले जाते हैं। तो बॉरलॉग कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, क्या तुम लास्ट टाइम वाली भूल गए, मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटा था। तो क्लाउड वन उसे कहता है हाँ मुझे लास्ट टाइम वाली अच्छी तरह से याद है, तो अब उसके पे बैक करने का टाइम आ चुका है, मैं उसे 10 गुना तुम्हें वापस देने वाला हूँ। यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जो कि क्लाउड दिखा रहा होता है। क्लाउड ट्रेनिंग कर रहा होता है, जाओ उसके पास आता है कहता है जाओ तुम बॉरलॉग से काफी कमजोर हो, तुम डायरेक्ट हेड ऑन उसके साथ फाइट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस फाइट में जीत पाओगे, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर कुछ और करना होगा। क्लाउड वन उसे कहता है मैं यहाँ पर हार कैसे दे सकता हूँ, मुझे कोशिश करना होगी, मुझे अपने मैच को जीतना है, मैं तुम दोनों भाइयों के बराबर आना चाहता हूँ। जाओ उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर इस तरह रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि तुम्हें एक सरप्राइज मूव अटैक करना चाहिए। तुम एक सरप्राइज मूव को तैयार कर लेती हो तो उसे पता भी नहीं चलेगा तब कब तुमने उसके ऊपर अटैक कर दिया। वन उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है। जाओ कहता है तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, तुम अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को आपस में मिला देती हो और एक सरप्राइज अटैक करते हो, जबकि उस बॉरलॉग को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कब उसके ऊपर अटैक कर दिया, तब तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जाओ उसे कहता है तो मुझे ये बताओ क्या तुम एक चीता की तरह फास्ट बन सकते हो, तुम उसके हरकत करने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में अपनी स्पीड के साथ उसको हैरान करके उसको हरा सकते हो। क्लाउड वन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है हाँ मैं कर सकता हूँ। एक सीन में फिर से अरीना का दिखाया जाता है, जैसे अरीना पर रेफरी उन लोगों से कहता है तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। क्लाउड वन एक चीता की तरह बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता और कहता है अगर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट रहूंगा तो मैं बड़ी आसानी से इसको हरा सकता हूँ। देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं फाइट स्टार्ट होते ही वहाँ तो बड़ी स्पीड से उसकी तरफ लपक पड़ा है। तो क्लाउड वन कहता है प्लीज कॉल मी, यानी कि तुम मुझे विंड चेसिंग गाय कह सकते हो। तो क्लाउड वन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, प्रिंस बॉरलॉग को भी यहाँ पर मूव करने का मौका भी नहीं मिलता कि हमारा क्लाउड वन उसके पास से पीछे चला जाता है। पीछे घूमने के बाद वो नीचे बैठता है और अपनी तलवार को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है जिससे प्रिंस बॉरलॉग जख्मी होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ ही सिर्फ एक ही सरप्राइज मूव में क्लाउड वन ने अपने मैच को जीत लिया है। प्रिंस बॉरलॉग के गिरने के बाद बाकी के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या, ये लड़का बहुत ज्यादा स्पीड था, हमने आज से पहले इतनी छोटी फाइट कभी भी नहीं देखी। मैच के स्टार्ट होने के कुछ ही सेकंड में इस लड़के ने बड़ी स्पीड से आगे बढ़कर बॉरलॉग को हरा दिया। हमें ऐसा नहीं पता था कि क्लाउड वन भी इतना स्ट्रॉन्ग है। इसके दोनों भाइयों
के बारे में तो हमें पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। एल्डर लीटियन हमारे क्लाउड वन की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने यहाँ पर एडवांटेज का फायदा उठाया। इसे पता था कि प्रिंस बॉरलॉक की कमजोरी क्या है, ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, इसी वजह से इसने स्पीड को यूज करते हुए एक सरप्राइज मूव को तैयार किया और उसके ऊपर अटैक करके सिर्फ एक ही मूव में से हरा दिया। लड़के का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। एल्डर काव वो कहते हैं मुझे तो ये लड़का बिल्कुल बेकार लगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही मूव था। एक सरप्राइज अटैक कर लेने के बाद अगर उसका ओपोनेंट जिंदा बच जाता है तो उसके पास दोबारा कोई मूव नहीं बचेगा। अगर ये बैटलफील्ड में जाता है तो ये लड़का सबसे पहले मरेगा, ये बाकियों से बहुत ज्यादा बुरा है। तो सीटो चिंग उसे कहती है एल्डर तुम्हें यहाँ पर ये भी तो देखना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बैटलफील्ड के ऊपर जाने से पहले ही हार चुके हैं, तुम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते, जैसे कि प्रिंस बॉरलॉक। रेफरी भागता हुआ जाकर बॉरलॉक को चेक करता है और कहता है ये अभी तक जिंदा है, हार्ट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। वो मेडिकल टीम से कहता है यहाँ पर और इसे मेडिकल रूम में लेकर जाओ। वो कहता है तो पहला राउंड खत्म हो चुका है, क्लाउड वन ने पहली फाइट को जीत लिया है। तो क्लाउड वन बहुत ज्यादा खुश होता है और वापस आकर उनसे कहता है शाओशी क्या तुमने देखा, मैंने अपने मैच को जीत लिया, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर इस मूव को कर पाऊंगा, मैंने बड़ी स्पीड के साथ भागकर उसके ऊपर अटैक किया था, तो सिर्फ एक ही मूव के साथ प्रिंस बॉरलॉक को हरा दिया है। देखना मेरी फाइट के बारे में बच्चे आने वाले 100 सालों में कहानियां सुनाया करेंगे, लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को ये बात बताया करेंगे कभी कोई क्लाउड वन था जिसने एक ही मूव के साथ बॉरलॉक को हराया था। शाओशी से कहता है मुझे लगा था कि तुम्हारे जीतने के चांसेस सिर्फ 40% है, लेकिन तुम तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने अपने मैच को जीत लिया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लगता है कि मैंने भी तुम्हारी स्पीड को अंडर एस्टिमेट किया है। अगली फाइट यहाँ पर किमवू के बड़े भाई और उसके साथ फी चेंग की होती है। तो क्यांगवू अरेना के ऊपर आ जाता है और कहता है तो मेरे साथ किसकी फाइट होने वाली है, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। शाओशी फी से कहता है फी चेंग तुम्हें वहाँ पर फाइट के दौरान ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश नहीं करनी, अगर तुम्हें लगे कि तुम उसको नहीं हरा सकते तो वापिस आ जाना। तो वैसे भी ये फाइट 2 के जीतने के लिए है, अगर हम दोनों अगर यानी कि मैं और क्लाउड वन दोनों अपनी फाइट को जीत जाते हैं तो तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं है, हम लोग वैसे भी इस मैच को म्यूचुअल जीत जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाने के बाद अगर तुम्हें लगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हार मान लेना क्योंकि उसका लेवल तुमसे अप है। मेरी बात को समझ रहे हो। पीछे देखता है तो फीचेंग वहाँ पर होता ही नहीं है, फीचेंग पहले अरीना के ऊपर पहुंच चुका होता है। फीचेंग अरीना में जाने के बाद बड़े भाई से कहता है तुम्हारा छोटा भाई किमवू वो तो बहुत ज्यादा डरपोक निकला, उसने यहाँ पर मुझसे फाइट करने से मना कर दिया और अपने बड़े भाई को यहाँ पर फाइट करने के लिए भेज दिया। हमारी फैमिली में इसी तरह चलता है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि उसका लेवल तुमसे एक लेवल लो है, वो तुमसे फाइट नहीं कर सकता, तुम्हारा लेवल उससे अप है, वजह से उसने मुझे यहाँ पर भेजा है, तुमने खुद ही तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, इसलिए मैं यहाँ पर अपने भाई के बिहाफ पर तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ। फीचेंग उसे कहता है मैंने इस फाइट के लिए एग्री इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा एक लेवल मुझसे अप है, यानी कि तुम भी मुझसे अप लेवल को, लेकिन मैंने तो यहाँ पर भागने का फैसला नहीं किया और अपने बड़े भाई को नहीं कहा कि तुमसे आकर फाइट करे। तो क्यांगवू से कहता है तुम्हें जितनी बकवास करनी है कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो। रेफरी उन लोगों से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सेकंड राउंड को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चलो जल्दी से यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट करो। जैसे वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है तो फीचेंग अपनी पावर्स को यूज करता है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक जबरदस्त रोल लगाता है। जबकि किमवू भीड़ में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। किमवू हंसते हुए कहता है ये लड़का तो यहाँ पर मेरे भाई से फाइट में नहीं जीत पाएगा क्योंकि मेरा भाई टॉप लेवल का जान जनरल है जो कि बहुत ही जल्दी एक इंडियन जान किंग बनने वाला है क्योंकि वो पीक तक पहुंच चुका है। इस लड़के फीचेंग को तो इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि उसकी फाइट किसके साथ हो रही है। आज वो इस फाइट को बहुत ही आसानी से हारने वाला है कि मेरा भाई दूसरे जितने भी टॉप लेवल के जनरल्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा अलग है क्योंकि ये मेरा बड़ा भाई है और हमारी फैमिली का पहला लड़का है, इसी वजह से इसके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थे और ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस है। ये हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। हमारी फैमिली के जितने भी रिसोर्सेज थे सारे के सारे इसके ऊपर इन्वेस्ट किए गए हैं, जहाँ तक कि मैं भी इससे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। देखते हैं कि ये फीचेंग कैसे मेरे भाई के साथ फाइट कर सकता है। तो फाइट स्टार्ट होती है, दोनों के पास अपने अपने बाले होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपने बालों को टकराते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। जबकि फीचेंग को यहाँ पर कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा तो वो उसके पेट में अपने बाले को दंसा देता है और उसको बाले को दंसा कर बाहर निकालता है, जबकि हमारा फीचेंग अपने बाले के डंडे को उसके सर में मारता है। वहाँ से क्यांगवू को काफी गुस्सा आता है, वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे चेहरे के ऊपर मारने की। फीचेंग उसे कहता है तुमने अपने बाले को मेरे पेट में स्टैब किया, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे स्टैब करोगे तो मैं आगे से तुम्हें स्टैब नहीं करूंगा। चलो आज यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन यहाँ पर पहले नीचे गिरने वाला है क्योंकि हम दोनों की फाइट का एंड तो एक के हारने से ही होने वाला है। क्यांगवू से कहता है तो फिर देख लेते हैं कि तुम यहाँ पर किस मिट्टी से बने हो, मैं यहाँ पर तुम्हें और भी बहुत बार स्टैब करने वाला हूँ और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पहले नीचे गिरता है। फीचेंग से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो जल्दी से ट्राई करके देखो और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और काफी गुस्सा हो जाता है। फीचेंग यहाँ पर अपने बाले के साथ एक किंग लेवल के स्किल को यूज करने वाला है। दूसरी तरफ से वो भी कहता है तुम यहाँ पर किंग लेवल के स्किल को यूज करने वाले हो, मेरे पास भी किंग लेवल के स्किल है, मैं भी किंग लेवल के स्किल को यूज करूंगा और ये दोनों यहाँ पर अपने अपने किंग लेवल के स्किल को यूज करते हैं। फीचेंग भी आगे की तरफ बढ़ता है तो क्यांगवू भी आगे की तरफ बढ़ता है, दोनों ही अपने बालों को सामने की तरफ करते हैं। फीचेंग के कंधे के ऊपर भी कट लगता है जबकि क्यांगवू के कंधे के ऊपर भी कट लगता है। टाओ शुई और क्लाउड वन जो के बाहर खड़े इस फाइट देख रहे होते हैं वो बेचारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली क्लाउड वन। वो सोच रहा होता है अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये फाइट को हार जाएगा। एल्डर लीटियन ये सब कुछ देखने के बाद
बाद एल्डर गाओवू से कहते हैं, गाओवू तुम्हारा पोता तो वाकई में काफी ज्यादा महान है। ये लगता है कि वो कोआगुलेशन फार्मिंग तक पहुंच चुका है और बहुत ही जल्दी वो एक इनेट जान किंग बन जाएगा। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग बात होगी। एल्डर गाओवू से कहते हैं, हाँ मुझे पता है मेरा पोता काफी ज्यादा बेहतर है, वो तो अभी ट्रेनिंग कर रहा है और बहुत ही जल्दी वो इनेट जान किंग बन जाएगा। हमारा फीचेंग वहाँ पर अपने घुटने टेक कर बैठा होता है, जबकि क्यांगू वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि हम दोनों की पावर लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है, मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं हरा सकते। तो तुम यहाँ पर इस फाइट को और ज्यादा कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्म होने वाले हैं, हो सकता है कि तुम यहाँ पर मारे जाओ। यहीं पर अभी गिव अप कर दो, अभी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर और भी बहुत सारे कट्स लगने वाले हैं। तो फीचेंग अपनी पावर्स को फिर से रिलीज करता है और कहता है, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, मुझे भी यहाँ पर अपने भाइयों के साथ टॉप पर आना है और मुझे तुम्हें हराना ही पड़ेगा। फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। इस बात से तो क्यांगू भी काफी हैरान होता है। फीचेंग कहता है, यहाँ पर इस बात का वादा करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करते हुए मारा भी जाता हूँ तब भी मैं यहाँ पर वापस नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मुझे फाइट करनी ही करनी है। क्यांगू से कहता है, तो फिर आ जाओ, देखते हैं कि कौन यहाँ पर मरने वाला है। वो अपने बाले को सामने की तरफ स्टैब करता है, वो अपने बाले को सामने की तरफ करता है, तो फीचेंग अपने बाले को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाले का डंडा भी टूट जाता है। फीचेंग ग्राउंड के ऊपर पीछे की तरफ गिर जाता है। वो क्लाउड वन चलाकर उसे कहता है, फीचेंग बस करो, बहुत हो गया, तुम जल्दी से वापस आ जाओ, गिव अप करो, हम लोग इस फाइट को अभी भी जीत सकते हैं। और वो शाओशुई से कहता है, ब्रदर प्लीज इसको रोक लो। शाओशुई से कहता है, तुम्हें हमारे भाई के बारे में तो पता है कि वो कितना ज्यादा स्टबर्न है, वो हमारी बात कभी भी नहीं मानने वाला। हमें शायद पता नहीं है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन का तरीका हमसे बहुत ज्यादा अलग है। हम लोग यहाँ पर जान एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पर ब्रेक थ्रू करते हैं, लेकिन वो जब किसी से फाइट करता है और फाइट के दौरान जब वो गुस्सा होता है तो ब्रेक थ्रू कर पाता है, क्योंकि जब उसे लगता है कि दूसरा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब वो जाकर ब्रेक थ्रू कर पाता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। लगता है कि उसके लिए ये फाइट काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पर अगर वो फाइट को सर्वाइव कर पाता है तो वो बहुत ही जल्दी एक इनेट जान किंग बन जाएगा। यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि फीचेंग को ये पता ही नहीं है कि उसको कल्टीवेशन को कैसे एक्यूमुलेट करना है। वो स्पिरिट एनर्जी को गैदर करके अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा सकता, इस वजह से उसके लिए ये फाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस फाइट को रुकवा नहीं सकते। वान से कहता है, तो ब्रो अगर हम लोग इसकी फाइट को यहाँ पर रुकवा देते हैं तो फिर क्या होगा? तो शाओशुई से कहता है, अगर हम इसकी फाइट को रुकवा देते हैं तो ये कभी भी आगे कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, इसकी कल्टीवेशन लेवल यहीं पर रुक जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारा ब्रदर फीचेंग ये गॉड ऑफ वॉरियर बन जाएगा। कल्टीवेशन मेथड गॉड ऑफ वॉरियर्स के लिए होता है, अगर ये यहाँ पर हार मान लेता है तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं पर मरेगा या फिर ये आगे बढ़ेगा। क्लाउड वन से कहता है, ब्रो हम लोग इसे यहाँ पर मरता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शाओशुई से कहता है, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, इसे जो कुछ भी करना है वो खुद से करना होगा। यांग वो भी जाकर फीचेंग के पास खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, लगता है कि तुम ऐसे हार नहीं मानने वाले, क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। अपने बाले को उठाता है और उसके पास जाकर खड़ा होकर उसकी बॉडी में अपने बाले को दंसाने लगा है, लेकिन जो रेफरी होता है उसे रोक देता है और कहता है, यहीं पर रुको, तुमने इस लड़के को हरा दिया है, अब तुम इसके साथ और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। यांग वो रेफरी से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का यहाँ पर हार मानने को तैयार है? रेफरी उसे कहता है, ये लड़का यहाँ पर बेहोश पड़ा है, अगर ये यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता तो इस बात का मतलब यही है कि इसने हार मान ली है, ये तुम्हें यहाँ पर इसको गिव अप ही समझना होगा। साथ ही रेफरी कहता है, तो मैं यहाँ पर अनाउंस करने वाला हूँ सेकंड राउंड में यहाँ पर इस फाइट को क्यांगू। जैसे वो इतना कहता है उसी वक्त फीचेंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है, तुम लोगों से किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर हार चुका हूँ? मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। उस वक्त फीचेंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है, उसकी पावर्स रिलीज हो रही होती है, देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। रेफरी कहता है, ठीक है तुम लोग फाइट कर सकते हो। इसी के साथ ही फीचेंग जबरदस्त चीख मारता है, उसकी आंखें रेड कलर में चमक रही होती है और उसकी बॉडी के अंदर से किंग लेवल का ऑरा निकल रहा होता है। वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इस लड़के की बॉडी के अंदर से तो रेज का ऑरा निकल रहा है, यानी कि ये इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में और उसे समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। फीचेंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, वो अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि क्यांगू अपने बाले को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है, इसकी स्ट्रेंथ तो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है। फीचेंग अपने बाले के साथ उसके बाले को तोड़ देता है और उसका बाला उसके कंधे के अंदर दंस जाता है, जिससे वो लड़का क्या अरीना से बाहर जाकर गिरता है। जैसे वो अरीना से बाहर गिरता है तो वो इस मैच को हार चुका है और उसकी बॉडी के अंदर दंसने की वजह से वो वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फीचेंग भी वहां पर उसको हराने के बाद वहां पर बैठकर लंबे लंबे सांस ले रहा होता है कि उसी वक्त एल्डर गाओवू जल्दी से जंप करते हुए अरीना में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर तुमने मेरे ग्रैंडसन को जान से मार डाला, उसका तुम्हें पता भी है कि मेरा बड़ा पोता कितना ज्यादा कीमती था। तो वो फीचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ होते हैं, जबकि उसी वक्त एल्डर फूकेंग वहां पर अरीना में आ जाते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं, एल्डर वो प्लीज शांत हो जाएं। पर इन दोनों ने अपनी सहमति के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और चैलेंज के दौरान भी यहाँ पर सीरियसली चोट लग सकती है। आपको जाकर अपने पोते को देखना चाहिए कि वो अभी तक जिंदा हो सकता है और जाकर उसकी इंजरीज को हील करें ताकि उसकी जान बचाई जा सके। फीचेंग भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त सीटू चिंग भागती वहाँ पर जाती है और जाकर उसको कैच करती है और कहती है, फीचेंग तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने फाइट को जीत लिया, आप बाहर आ जाओ। तो उसे लेकर वनीना से बाहर चली जाती है, जबकि रेफरी कहता है तो यहाँ पर सेकंड मैच को फीचेंग ने जीत लिया और अब यहाँ पर तीसरे मैच की बारी है। एल्डर गाओवू का पोता अभी तक जिंदा होता है। एल्डर गाओवू अपने पोते के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं,
हैं लड़के, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। क्लाउड वान और शाओशी दोनों भागते हुए फीचेन के पास आते हैं। वो अपनी टीचर से पूछते हैं, टीचर ये बताओ कि ये कैसा है। मास्टर सीटू चिंग उसे कहती है, ये पूरी तरह से जख्मी था, इसी वजह से मैंने इसको मारकर बेहोश कर दिया है, ताकि ये बेहोश होकर इस तरह शांत रहेगा। मैं इसे लेकर जा रही हूँ, मैं इसे नर्सरी में ले जाती हूँ जहाँ पर जाकर इसकी केयर की जा सके। इसको छोड़कर बहुत ही जल्दी वापस आने वाली हूँ, तुम यहाँ पर अच्छे से अपना ध्यान रखना। शाओ कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तो किम वो बेचारा भी काफी ज्यादा घबराया होता है। किम वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बड़ा भाई इस लड़की के हाथ तो कैसे हार सकता है। एल्डर सुपर बैठे फीचेन की तारीफें कर रही होती है। एल्डर लीजियान कहते हैं, मैंने यहाँ पर स्पीयर के इंटेग्रेशन को देखा है, मैंने देखा है कि ये लड़का स्पीयर के साथ कितना ज्यादा अच्छा है। एल्डर फू कैंग भी उसे कहते हैं, हाँ आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ये फ्रेशमैन वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि फ्यूचर इनका बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसके बाद अनाउंसर उन लोगों से कहता है, तो यहाँ पर तीसरे राउंड की बारी है। तीसरा राउंड हमारे सीनियर ब्रदर मिंगजू और उसके बाद शाओशी के दरमियान में होने वाला है। सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, क्या यहाँ पर ये फाइट वाकई में शाओशी जीतेगा या फिर मिंगजू जीतेगा। सोच रही होती है, क्या हमारा शाओशी मिंगजू को हरा सकता है, क्योंकि मिंगजू तो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे कहती है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसे चीयर करना चाहिए। कहती है, नहीं मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैं यहाँ पर उसे चीयर नहीं कर सकती। केट उसे कहती है, अगर तुम यहाँ पर अपने हक के लिए फाइट नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि शाओ को कोई और छीन कर ले जाएगा और तुम पीछे रह जाओगी। उसे कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि कोई और भी से यहाँ पर चीयर कर रहा है। तो मिंगजू जो कि अरीना में खड़ा होता है, वो साइड के ऊपर देखता है कि प्रिंसेस जाओशुई की तरफ देख रही है, की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही। इस बात से उसे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मुझे ये सब कुछ रूडी जी के लिए करना होगा, मुझे इस लड़की को हराना होगा। मिंगजू कहता है, मैंने रूडी जी के लिए मैंने स्कूल की 4 खूबसूरत लड़कियों में से एक खूबसूरत लड़की रूजी बाई को भी मना कर दिया था, मैंने उसे रिजेक्ट किया था सिर्फ रूडी जी के लिए, लेकिन ये है कि ये मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालती, पर से अब तो इस लड़की में इसको ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझसे भी ज्यादा। मिंगजू कहता है, यहाँ पर किसी को वो चीज नहीं मिल सकती जो मुझे चाहिए, मैं किसी की भी वो चीज नहीं होने दूंगा। तो शाओशी अरीना में आने के बाद मिंगजू से कहता है, मिंगजू आज मैं यहाँ पर तुम्हें टेनक्यू और बाकी के सभी लोगों का बदला लेने वाला हूँ, उन सभी का जो तुम्हारी वजह से मारे गए हैं। मिंगजू से कहता है, तुमने ब्रदर चैनक्यू को मारा है, चैनक्यू को मारने के बाद तुम वहाँ पर रेबल्स के साथ फाइट नहीं करना चाहते थे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हारे पास इतनी पावर्स नहीं थी, इसलिए तुम डर कर वहाँ से भाग गए थे। शाओ से कहता है, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर तुम्हें चैलेंज किया है, हम लोग यहाँ पर कमजोर होते तो हम लोग यहाँ पर तुम तीनों को चैलेंज नहीं करते, हम लोग यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर रहे होते, आज इस बात को साबित कर देंगे कि हम लोग तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मिंगजू आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। शाओशी से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, चलो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक बेट लगाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ही मूव में तुम्हें हरा दूंगा, तुम बस यहाँ पर मेरे मूव्स को गिनते जाना। बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हैं। चलिए कैट नैन किलिंग, वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। मिंगजू इस वक्त हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी रैंकिंग में टॉप 10 की रैंकिंग में फर्स्ट रैंक के ऊपर है, क्या शाओशी को वाकई में लगता है कि वो मिंगजू को सिर्फ 5 मूव्स में हरा सकता है। तो एल्डर लीटियान कहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, अब यहाँ पर देखने में मजा आएगा, ये लड़का काफी ज्यादा कर्जेस लग रहा है, क्या ये मिंगजू को हरा सकेगा या नहीं। मिंगजू अपनी तलवार निकालता और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे फाइट में हरा सकते हो, मेरे पास स्नो स्वॉर्ड है जो कि किंग लेवल का वेपन है। शाओ कहता है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास एक वेपन है। सो कहता है, चलो फिर ठीक है, यहाँ पर फाइट करते हैं, क्योंकि तुम्हारी विश यहाँ पर बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा। शाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, तो यहाँ पर मेरे पहले मूव की बारी है, और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से मिंगजू भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। हमारा शाओ अपने पहले मूव को यूज करता है जो कि जी डीमन फार्मूला का मूव होता है, वो उसे पंच मारता है। दूसरी तरफ से मिंगजू उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन इसके पंच का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से मिंगजू पीछे की तरफ हटता है, जबकि हमारा शाओ पीछे की तरफ आता है। शाओ उसे कहता है, तो मैंने यहाँ पर अपना पहला मूव तो चल दिया, पहले मूव के खत्म होने के बाद अब दूसरे मूव की बारी है, और साथ ही वो अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है और अपनी स्पेशल मूव जो कि जी डीमन फार्मूला का हंटिंग मूव होता है उसको यूज करता है। कि दूसरी तरफ से मिंगजू अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम इवल स्पिरिट 18 पाम्स होता है उसको यूज कर रहा होता है, और वो उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसको ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारे शाओशी का इफेक्ट ज्यादा होता है, वो अपने पंचेस के साथ उसको पीछे की तरफ गिरा देता है, जिसकी वजह से मिंगजू पीछे की तरफ हट जाता है। शाओ से कहता है, ये तो मेरा दूसरा मूव था, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत सारे मूव्स इस्तेमाल किए थे, लेकिन तुम मुझे हिट नहीं कर पाए। सेकंड मूव के बाद मिंगजू जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, लड़की मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। वो अपनी तलवार को निकालकर उसकी पावर्स को रिलीज करता है, क्योंकि वो स्नो स्वर्ड होती है, इसी वजह से आसपास का ओरा जो होता है वो कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से बर्फ की पड़ना शुरू हो गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो गई है कि इसके पास जो स्नो स्वर्ड है वो वाकई में किंग लेवल का वेपन है और उसके अंदर से बहुत सारी पावर्स निकल रही हैं। माना शाओशी भी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी तलवार को पहले निकाल लेना चाहिए था। कि मिंगजू से कहता है, तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर किया है सब कुछ करने के लिए, मैं अपनी स्नो स्वर्ड को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे इसे यूज करना पड़ेगा। शाओ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता
बढ़ता है और कहता है चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी स्नो स्वॉर्ड क्या कर सकती है, क्या वो मेरी तलवार के सामने टिक भी सकती है या नहीं। मिंगजू जल्दी से हवा में जंप करता है और अपने एक स्पेशल मूव जो कि किंग स्किल होता है उसको यूज करता है। वो अपनी स्नो स्वॉर्ड के साथ ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है, हमारे जाओ की तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है। तो जाओ उसकी तलवार को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन जाओ की तलवार क्योंकि एक ऑर्डिनरी तलवार होती है इसकी वजह से वो बड़ी आसानी से टूट जाती है। हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है और सोच रहा होता है पास जो स्नो स्वॉर्ड है वो वाकई में किंग लेवल का वेपन है, मुझे इसे यहाँ पर हराना है तो मुझे भी यहाँ पर एक किंग लेवल का वेपन ही यूज करना पड़ेगा। पीछे हटकर सोच रहा होता है मुझे भी यहाँ पर किसी किंग लेवल के वेपन को यूज करना पड़ेगा, तभी मैं इस फाइट को जीत पाऊंगा। मुझे लगता है कि ये अपने स्नो वेपन के साथ जब इसके साथ वेपन टकराया जाता है तो ये उसको आइस में जमा देता है, जिसकी वजह से वेपन की टफनेस खत्म हो जाती है और जो बड़ी आसानी के साथ उसको क्रिस्टलाइन करके तोड़ सकता है। यही इसके स्नो वेपन की खासियत है। केट नैनकिलिंग कहती है तो उस लड़की के पास जो स्नो वेपन है वो तो एक मैजिक वेपन है, और जो एक मैजिक वेपन को ऐसे कैसे हरा सकता है, वो भी एक ऑर्डिनरी वेपन के साथ। रूडी जियो से कहती है तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, शाओशुई के पास अपना एक वेपन है, उसके पास जो वेपन है वो बहुत सा पावरफुल है। मिंगजू हमारे शाओशुई से कहता है मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम यहाँ पर ऐसे ही हार चुके हो क्योंकि तुम इस फाइट को कभी भी जीत नहीं सकते। तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ 5 ही मूव्स में हराने वाले हो, तुम्हारे 3 मूव्स तो हो चुके हैं, सिर्फ 2 मूव्स बचे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाकी के 2 मूव में मुझे हरा सकते हो? शाओशुई आगे से चुपचाप खड़ा होता है, उसकी बातें सुन रहा होता है। वो उसे कहता है तुमने तो यहाँ मुझे बहुत ज्यादा लेट डाउन किया, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर कुछ करके दिखाओगे, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। इसी के साथ ही वो अपने स्पेशल मूव फ्लाइंग स्नो फ्रॉम द स्नो वर्ल्ड यूज करता है और उस पावर के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। हमारा जाओ भी अपनी हेलमेट को निकाल लेता है, उसकी ओरिजिनल हेलमेट जो कि एक मैजिक वेपन है। जाओ कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर पहले 3 मूव्स को वेस्ट क्यों किया, ताकि मैं तुम्हारी स्नो स्वॉर्ड को यूज करते हुए देख सकूं, मैं देख सकूं कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। जबकि मैंने यहाँ पर देख लिया है कि ये किस तरह यूज होती है, तो अब देखना अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से हारने वाले हो, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ मेरे चौथे मूव के लिए। तुझे मेरा चौथा मूव होने वाला है। अपनी हेलमेट को घुमाते हुए एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो एनर्जी अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसे देखकर मिंगजू भी काफी हैरान होता है, वो ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके अटैक को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्लैश को अवॉइड नहीं कर सकता। वो स्लैश उसकी बॉडी के ऊपर लगती है, उसकी बॉडी पर कट लगता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। जबकि वो स्लैश की जो होती है वो पावर इतनी ज्यादा होती है, लीटियां जो कि अपनी चेयर पर बैठी होती हैं उनके पास तक वो कट जाता है। यहाँ से लॉन्ग व्यू में ये सारा सीन दिखाते हैं कि अरीना के सेंटर में लीटियां तक एक बड़ी सी दरार पड़ जाती है। ये सब कुछ शाओशुई के अटैक की स्लैश की वजह से होता है। भी देखने वाले ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मिंगजू यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे हार गया। मिंगजू तो टॉप 10 की रैंकिंग में फर्स्ट रैंक के ऊपर था, इस लड़के ने उसे सिर्फ 4 मूव्स में हरा दिया। इसका मतलब यह है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग इस बात को कैसे मान सकते हैं कि इस लड़के ने आर्मी को छोड़कर भाग गया होगा और इसने ब्रदर चैन क्यू को मारा होगा, क्योंकि ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये आर्मी को छोड़कर क्यों भागेगा। शाओशुई कहता है जैसा कि लड़के तुमने कहा था तुझे सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारी गेम यहाँ पर खत्म होती है, ये वो कीमत है जो तुम्हें अदा करना पड़ेगी। तुमने ब्रदर चैन क्यू को मार डाला किसी वजह से कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, इसी वजह से तुमने उसको मार दिया था। इसके अलावा तुमने बहुत सारे लोगों को फ्रेम करके उन सभी की जान ली है। टाइलर फू कैंग जल्दी से जंप करते हुए नीचे आते हैं, अपनी पावर्स को यूज करते हुए मिंगजू को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही वो कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर जो लास्ट अटैक तुमने किया था तुमने उसमें जान फायर को यूज किया था, तुम जान फायर को कैसे यूज कर सकते हो जब तक तुम इनेट जान किंग लेवल तक नहीं पहुंचते। ऐसा तो नहीं है कि तुम इनेट जान किंग लेवल तक पहुंच चुके हो। तो लीटियान मास्टर सीटू से कहते हैं मास्टर सीटू तुम्हारा स्टूडेंट तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। सीटू अभी भी यहाँ पर आई है, वो जैसे वहाँ पर पहुंचती है तो वो मैच खत्म हो चुका होता है। वो कहती है मैं तो अभी भी यहाँ पर वापस आई हूँ, मुझे नहीं पता कि इस लड़के ने यहाँ पर इस फाइट को कैसे जीता है, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरा डिसाइपल बहुत ज्यादा पसंद आया है। मैंने यहाँ पर पहले से ये बात एक्सपेक्ट की थी, मुझे पहले से पता था कि मेरा स्टूडेंट मिंगजू को आसानी से हरा सकता है। तो लीटियान से कहते हैं प्लीज यहाँ पर अपने स्टूडेंट को मुझे दे दो, मैं उसे अपनी स्प्लिट स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगा, मेरी टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस लड़के के लिए बेहतर रहेगी। मास्टर सीटू से कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा स्किल बिल्कुल बेकार और मेरे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट तुम्हें नहीं देने वाली। तो जाओ अपने मैच को जीतने के बाद नीचे उतरता है और तीनों लड़कियों के पास जाता है और कहता है तो मैंने अपने मैच को जीत लिया है। वो तीनों ही उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है, स्पेशली केन नैनकिली जो कि बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। रूडी जी सोच रही होती है मैंने इस लड़के को चूज करके बिल्कुल सही फैसला किया है, ये मेरे भाई की थ्रोन को हासिल करने में मदद कर सकता है क्योंकि इसके पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जो बहुत ही जल्दी आर्मी में जाकर जनरल लेवल तक पहुंच जाएगा। क्योंकि लैन यहाँ पर सोच रही होती है ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल और हाईली क्वालिफाइड है, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 7th प्रिंसेस इसके लायक है, मैं इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। लैन उसे कहती है तुम्हारे बाजू के ऊपर चोट लगी है, अगर तुम चाहो तो मैं इसके ऊपर बैंडेज लगा सकता हूँ। जाओ उसे कहता है नहीं ये ठीक है, इतनी बड़ी चोट नहीं है। तभी केट नैनकिलिंग जो कि हमारे जाओ की यहाँ पर तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो कहती है मिंगजू यहाँ पर हार गया, मैं तो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। क्योंकि जाओ कहता है जहाँ पर बाकी सभी लोग मेरी तारीफ कर रही है, क्या तुम मेरी थोड़ी सी तारीफ नहीं कर सकती? तुम ये भी कह सकती थी कि मैंने जहाँ पर इस राउंड को जीता है, मैंने मिंगजू को हराया है, तुमने ये क्यों कहा कि मिंगजू हार गया? प्रिंसेस उसे कहती है जाओ चलो यहाँ से वापस चलते हैं और बाद में इस बारे में बात करेंगे। फिर नैनकिलिंग पीछे की तरफ मुड़ जाती है, लैन का बाजू पकड़ते
आती है और कहती है लैन मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से चलना होगा। वो उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर जा रही होती है, जबकि लैन कह रही होती है शाओशुई 3 दिन के बाद कैंपस सेलिब्रेशन में जरूर आना, हम लोग भी वहाँ पर आने वाले हैं, हम सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। जाओ कहता है क्या यहाँ पर वाकई में कैंपस सेलिब्रेशन होने वाली है, तो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। जाओ उसे कहता है ठीक है मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें भी वहाँ पर आना चाहिए, तुम यहाँ पर जरूर आना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लैन उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर हम लोग तुम्हें कैंपस सेलिब्रेशन में ही मिलेंगे। तो शाओ प्रिंसेस से कहता है चलो वापस रूम में चल के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्रिंसेस उसे कहती है तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हो, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी, तुमने यहाँ पर मिंगजू को हराकर टॉप 10 की रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग को हासिल कर लिया है। उसे कहता हाँ शिवा तो वाकई में सच है कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर फेमस होना और लड़कियों का मेरा चेस करना तो बनता है। साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इस केट नैन किलिंग को क्या मसला है, वो हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहती है, मैंने तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, वो हमेशा मेरे खिलाफ क्यों रहती है। रूडी जी उसे कहती है ऐसी बात नहीं है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है, वो अंदर के अंदर तुमसे प्यार करती है, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव करती है, असल में वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। क्या वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कह रही हो कि वो लड़की मुझे पसंद करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है कि वो चाहती है कि मैं जाकर हेल में जाकर आग में जलकर मर जाऊं, और उसका भाई मेरा दोस्त नहीं होता, तो मुझे लगता है कि मैंने कब का उस लड़की को सबक सिखा दिया होता। प्रिंसेस आगे से हंसना शुरू कर देती है। शाओ से कहता है तुम यहाँ पर हंस क्यों रही हो, वो उसे कहती है मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ, पता भी है कि लड़कियां जब किसी को लाइक करती हैं किस तरह अजीब अजीब सी हरकतें करती हैं, असल में वो लड़की बहुत ज्यादा एरोगेंट है, पहली जगह के ऊपर उसने तुम्हारे साथ झगड़ा किया था, इसी वजह से वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स को रखने को तैयार नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करती है, इसी वजह से हमेशा तुम्हें ऐसा ही लगता है कि जैसे कि वो तुमसे नफरत करती है या फिर तुमसे गुस्सा है। मुझे तो लगता है कि उस लड़की को खुद भी इस बारे में पता नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करती है, इसी वजह से वो हमेशा लैन को तुम्हारे सामने कर देती है कि वो तुम्हें पसंद करती है और तुमसे बात करना चाहती है, असल में ये है कि वो तुम्हें देखना चाहती है। शाओ ये बात सुनने के बाद हल्का सा शर्माता और कहता है क्या वाकई में केट मुझे लाइक करती है। फिर ये लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रिंसेस से कहती है तो अब आगे का तुम्हारा प्लान क्या है। शाओ कहता है मैं नो डिमन अबिस में जाने वाला हूँ, मुझे वहाँ पर जाकर कुछ बहुत ही जरूरी काम निपटाने हैं। प्रिंसेस कहती है तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा है, क्या तुम यहाँ पर मिलिट्री को ज्वाइन करोगे या नहीं। उसे कहता है हाँ मैंने सोच लिया है, मैंने डिसीजन लिया है, लेकिन मैं पहले नो डिमन अबिस में जाऊंगा, वहाँ पर से वापस आने के बाद मैं ये सब कुछ करूंगा। एक बहुत ही जरूरी काम है जो मुझे नो डिमन अबिस में जाकर करना है, उसके बाद मैं वापस आने वाला हूँ। कहती है तो फिर ठीक है, इस बारे में याद रखना, जब भी तुम नो डिमन अबिस से वापस आओगे तुम्हें वापस आकर मुझे जवाब देना होगा कि तुम आर्मी को ज्वाइन करोगे या नहीं ज्वाइन करोगे। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, वापस आकर मैं तुम्हें इस बारे में जरूर जवाब दूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इसलिए में दूसरे रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर फीचेंग बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, जबकि मास्टर वहाँ पर गुस्सा कर रही होती है और शाओशी से कह रही होती है क्या वाकई में तुम नो डिमन अबिस में जाना चाहते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। तुम्हें पता है कि मिंगजू के टीचर कौन है, मिंगजू के टीचर का नाम हामयू है और वो कोर्ट के मेंबर्स में से सीनियर मेंबर हैं। तुम अभी स्कूल को छोड़कर जाते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, वो एल्डर तुम्हें जरूर परस्यू करेंगे और तुम्हें सजा देंगे। वो कहता है लेकिन टीचर मेरे लिए वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे पास अपनी वजह है नो डिमन अबिस में जाने की। फिर उसे कहती है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारी रीजन क्या है, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो कहता है लेकिन टीचर मुझे जाना होगा। टीचर कहती है मैंने कहा ना कि तुम नहीं जा सकते। तो वक्त फीचेंग को भी होश आ जाती है, फीचेंग भी उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। शाओ कहता है प्लीज मुझे माफ करना अगर हमने तुम्हें यहाँ पर जगा दिया हो, तो अब तुम्हें मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। फीचेंग उसे कहता है मिस सीटू ने मुझे जो एलिक्सर्स दिए थे वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अब मैं काफी ज्यादा बेहतर हूँ, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सीटू से कहती है मैंने तुम्हें जो एलिक्सर्स दिए थे वो मेरे बहुत ज्यादा प्रेशियस एलिक्सर्स हैं, मैंने उनको हमेशा से संभाल कर रखा हुआ है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फीचेंग भी उसे कहता है शाओ क्या तुम वाकई में नो डिमन अबिस में जाने वाले हो। शाओ कहता है हाँ मैं नो डिमन अबिस में जाने वाला हूँ, मुझे वहाँ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढना है, वो जड़ी बूटियां मेरे अंकल की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंकल दोबारा से उठकर खड़े हो जाएं और वो सारी की सारी मुझे अबिस में ही मिलेगी। उसके टीचर भी उसकी बात सुनने के बाद फिर खामोश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में 3 दिन के बाद उस फेस्टिवल का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर इस फेस्टिवल में रॉयल अकेडमी में ये सभी लोग लैंटर्न्स को छोड़ने वाले हैं। शाओ शुई और सभी लोग यहाँ पर तैयार होकर आए होते हैं, प्रिंसेस रूडी जी भी इनके साथ ही होती है। तो शाओ कहता है सर देखो तो सही हमारे स्कूल का जी फेस्टिवल कितना ज्यादा अच्छा है। क्लाउड वन से कहता है ब्रो वहाँ पर देखो, लैन और उसके दोस्त वहाँ पर है, सर देखो तो सही उस केट की तरफ तो देखो, केट भी यहाँ पर ड्रेस पहनकर आई और वो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। लैन दूर से इन्हें इशारा करते हुए कह रही होती है प्लीज हमें माफ करना हम लोग लेट हो गए। केट वहाँ पर अपना मुंह छुपा रही होती है। फीचेंग और क्लाउड वन दोनों ही केट नैन किलिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही है। फीचेंग का मुंह भी खुले का खुला रह जाता है, वो कहता है क्या वाकई में ये केट नैन किलिंग है, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। दोनों लड़कियां इनके पास आती है और कहती है प्लीज हमें माफ करना हम लोग लेट हो गए। नैन किलिंग वहाँ पर अभी भी शर्मा रही होती है और अपने आप को छुपा रही होती है। प्रिंसेस रूडी सी उसे कहती है केट तुम्हें क्या हुआ, आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, आज तो मुझे बिल्कुल भी वैसी केट नहीं दिखाई दे रही जो कि हमेशा लड़कों की तरह दिखाई देती है। केट उसे कहती है क्या वाकई में मैं यहाँ पर अच्छी दिख रही हूँ, मुझे तो लगा मैं बहुत ज्यादा अजीब लग रही हूँ। प्रिंसेस उसे कहती है मैं यहाँ पर वाकई में सच कह रही हूँ तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। फिर वो शाओशी से कहती है शाओशी क्या तुम इस बारे में से बताओगे कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो कहता हाँ मुझे लगता है कि ये पहले से काफी
ज्यादा अच्छी लग रही है। तो नैन किलिंग भी चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मैं कैसी लग रही हूँ। और साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है। तुम्हारा शाव भी उसके गुस्सा होने की वजह से काफी हैरान होता है और प्रिंसेस रूडी भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देती है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। इसी वजह से वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो लैन का हाथ पकड़ती है और कहती है लैन चलो मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस लड़के के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करनी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। क्लाउड उन दोनों लड़कियों से कहता है ठीक है मैं तुम दोनों के साथ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको। और वो भी भागता हुआ उनकी तरफ चला जाता है, जबकि फीचेंग कहता है अच्छा ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। हमारा शाओ कहता है शेर सिटी तो आज काफी ज्यादा पीसफुल लग रहा है, वैसे तो कभी भी इस तरह का नजारा हमें देखने को नहीं मिला, मुझे तो आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। प्रिंसेस रूडी सी उसे कहती है ये पीस वाकई में बहुत ज्यादा रियल है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी स्कूल लाइफ बिल्कुल ऐसी होती है, ये तुम्हारी असली की स्कूल लाइफ है। शाओ कहता है क्या ये मेरी स्कूल लाइफ है? और शाओ से कहता है हालांकि तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर एक नॉर्मल स्कूल लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस बात पर डाउट कर रहे हो कि तुमने इतना पीसफुल समा पहले कभी नहीं देखा। शाओ कहता हाँ ये बात वाकई में सच है, जब मैं नो डीमन अबिस में जागा था, जब मुझे होश आई उसके बाद से मैं हमेशा से फाइट करते ही आ रहा हूँ, मैं फाइट करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरे लिए कोई भी नॉर्मल दिन बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसा लगता है कि पिछले कई लंबे अरसे से मैं यहाँ पर वार कर रहा हूँ, मैं किसी से फाइट कर रहा हूँ, सारे लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसी वजह से मैं उनके साथ बिल्कुल वैसा ही करता हूँ जैसा वो मेरे साथ करना चाहते हैं। बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी बिल्कुल ऐसा करते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर मैं बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह होता तो मैं अब तक मारा जा चुका होता। केट कहती है क्या हम लोग वहाँ पर जाकर लैंटर्न्स को फ्लाई कर सकते हैं? तो लैन उसे कहती है केट मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, मुझे ये बताओ क्या तुम भी याओशुई को पसंद करती हो? बात सुनते ही केट को एक झटका लगता है, वो वहीं पर रुक जाती है। उसे कहती है तुम हमेशा से यहाँ पर मुझे इनकरेज कर रही हो कि तुम जाकर उसको परस्यू करो, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम भी याओशुई को पसंद करती हो। जैसे उस लड़के ने वहाँ पर मिंगजू को 4 मूव्स के साथ हरा दिया, मुझे उसी वक्त महसूस हुआ तो लड़का हमसे बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है क्योंकि हम उस लड़के के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि याओशुई वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा वो पहले कभी हुआ करता था, हम उस तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन साथ ही वहाँ पर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाती है, पर मास्टर सीटू चिंग को भी दिखाती है जो कि अपनी बहन लियान को भी लेकर आई होती है। वो उसे कहती है चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा तेज चलना चाहिए, तुमने मुझे यहाँ पर आने में लेट कर दिया है। तो उसकी बहन उसे कहती है अगर शाने जी यहाँ पर नहीं होता, वो इमरजेंसी में कहीं पर चला गया है, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी यहाँ पर नहीं आती, मुझे तुम्हारे साथ फेस्टिवल में आना पसंद नहीं है। उसकी बहन उसे कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस यंग मास्टर जी से दूर रहना, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। तो सीटू से कहती है आज यहाँ पर तुम्हारे सारे दोस्त होने वाले हैं, मेरे भी सारे दोस्त होंगे, इसलिए यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करना, हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। उनकी तरफ देखता और कहता है मास्टर तुम भी यहाँ पर आई और तुम्हारे साथ तो सीटू लियान भी आई है। मिस सीटू से कहती है ये घर में बहुत ज्यादा अकेली थी, इसी वजह से मैंने इसे कहा कि मेरे साथ यहाँ पर आ जाए, हम लोग फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। जबकि उसकी बहन चिल्लाकर कहती है किसने कहा कि मैं अकेली थी, मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। शाओ भी अपने लिए एक लैंटर्न को उठाता और कहता है हम लोग यहाँ पर आज लैंटर्न्स को उड़ाते हैं, बाकी के सारे स्टूडेंट्स की तरह यहाँ पर कुछ देर के लिए नॉर्मल लाइफ को जीते हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी लैंटर्न्स को जलाते हैं। शाओ और प्रिंसेस दोनों एक लैंटर्न को जला रही होती हैं, जबकि क्लाउड और फीचेंग वो दोनों एक लैंटर्न को जला रही होती हैं। लैन और केट नैन किलिंग, सीटू चिंग और उसकी बहन सीटू लियान वो दोनों अपनी अपनी लैंटर्न को उड़ाते हैं। लोग जब अपनी अपनी लैंटर्न को हवा में उड़ा देते हैं उसके बाद प्रिंसेस कहती है तो अब मुझे बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या विश मांगी? कहता है मैंने यहाँ पर विश मांगी है कि हमारे स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी की सारी मुझे एक हीरो माने और मेरे आगे पीछे घुमा करें। चिंग कहता है मैंने यहाँ पर एक विश मांगी है कि मैं बहुत ही जल्दी इन्नेट जान किंगडम में पहुंच जाऊं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाऊं। कि मिस सीटू चिंग कहती है मैंने यहाँ पर विश मांगी है कि मेरा प्यारा स्टूडेंट और उसके साथ मेरी प्यारी बहन इन दोनों के दरमियान में जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए। केट कहती है मैं तुम लोगों को अपनी विश नहीं बताने वाली क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें अपनी विश बता दी तो ये कभी भी पूरी नहीं होगी। लैन कहती है मैंने विश मांगी है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, हम दोनों यहाँ पर स्कूल में दोस्त हैं इसी तरह। केट उसके सर में मारती है और कहती है बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी विश को जाया कर दिया, यहाँ पर अपने लिए विश मांगनी चाहिए थी ना कि दूसरों के लिए। लैन उसे कहती है मैंने यहाँ पर पूरे दिल से ये विश मांगी है कि हम सभी लोग जिस तरह यहाँ पर एक दूसरे के साथ है हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तरह रहे। आगे बढ़ती है और जाओ से कहती है जाओ तुमने क्या विश मांगी है? जाओ कहता है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बनने के बाद अपनी वाइफ मोन को शूरा डीमंस के पास से छुड़ाकर वापस लाकर ला सकूं, मैं अपनी मदर और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसके अलावा मैंने विश मांगी है कि मैं नो डीमन अबिस में जाकर ग्रीन मिलिशिया ग्रास को ढूंढ सकूं ताकि मैं अपने अंकल की हेल्प कर सकूं और वो दोबारा से अपने पांव पर खड़े हो सके। सभी लोग कहते हैं तुमने तो यहाँ पर बहुत सारी विशेष मांगी है, जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है पता नहीं इस वक्त मून किस हाल में होगी। और यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन मून का दिखाया जाता है। पूरा डीमंस के रूम में उन्होंने मून को अपनी चेयर के ऊपर बिठाया था और उसके पास एक बंदा खाना लेकर आता है और कहता है तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है, प्लीज जल्दी से खाना खा लो। मून वहाँ पर बैठी हमारे याओशुई को याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें अपर डायनेस्टी का भी दिखाया जाता है, ठीक है, सेक्रेट लैंड का दिखाया जाता है जहाँ पर जैन अपने ग्रैंडपा के पास आती है और उसे कहती है ग्रैंडपा क्या ये बात वाकई में सच है? ग्रैंडपा जो कि उसके मास्टर भी हैं वो उसे कहते हैं तुम्हारी इस बात में क्या मतलब है, तुम क्या पूछना चाहती हो? तो जैन टैंग अपने मास्टर से कहती है ग्रैंडपा मास्टर आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? मैंने सुना है कि हम लोग याओशेंग डायनेस्टी को और ज्यादा
प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। बैन कहती है लेकिन शाओशेंग डायनेस्टी पिछले कई सालों से हमारी प्रोटेक्शन में, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर गिव अप कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि निकोलस लॉन्ग जो कि एक जनरल था वो रिटायर हो चुका है, उसके रिटायर होने के बाद अब शूरा डीमंस को पीछे रखने के लिए कोई भी नहीं है, डीमंस को अब कोई भी वहाँ पर इंटर होने से रोक नहीं सकता, इसलिए हम लोग भी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो शाओशेंग डायनेस्टी को हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाना होगी, उन्हें किसी ऐसे हीरो की जरूरत है जो कि वहाँ पर उन सभी के सामने इमर्ज हो सके। हमारा शाओशुई नो डीमन अबिस के सामने खड़ा होता है और कहता है वक्त आ चुका है मेरे यहाँ से जाने का। वो वहाँ पर खड़ा होता है, उसी वक्त मैं उसके पास आती है, कहता है मैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं उसे कहती है मैंने जनरल से सुना तुम्हारे दादाजी ने बताया कि तुम यहाँ पर जा रही हो, नो डीमन अबिस में जाकर ग्रीन मलेशिया ग्रास को ढूंढने वाले हो, ये मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगे। जाओ उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी वहाँ से वापस आ जाऊंगा और बिल्कुल सही सलामत वापस आऊंगा। अगर तुम लॉन्ग फैमिली में रहो तुम वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगी। जाओ कहता है मेरे वहाँ पर जाने का एक और मकसद ये भी है कि मैं वहाँ पर जाकर तुम्हारे ओरिजिन के बारे में जान सकूं, मैं वहाँ से कुछ ऐसी मेडिसिन लेकर आऊंगा जो कि या तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से कम्प्लीटली डीमन ब्लड को निकाल दे या फिर तुम्हें कम्प्लीट इंसान बनने में मदद करे, ताकि तुम अपनी डीमन पावर्स को छुपा कर रख सको। उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, तुम एक मॉन्स्टर भी नहीं रहोगी। वो उसे कहती है क्या वाकई में तुम ऐसा कर पाओगे। शाओ कहता हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम बस यहाँ पर मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई गुड न्यूज लेकर आऊंगा। वो उसे कहती है चलो फिर ठीक है तुम्हें गुड लक। तो शाओ कहता है नो डीमन अबिस तो मैं आ रहा हूँ, इस बार मैं जब नो डीमन अबिस में जाऊंगा तो मैं वहाँ से स्ट्रॉन्ग बनकर ही वापस आऊंगा। और हमारा शाओशी वहाँ से आगे की तरफ आगे बढ़ता है उस ब्रिज के ऊपर, ताकि वो उस ब्रिज को पार करके नो डीमन अबिस में जा सके। वो पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जबकि मी भी उसे कहती है ठीक है फिर मैं और तो हम सभी लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी वापस आना। और यहीं पर हमारी सीरीज का भी एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।